हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। केमिस्ट्री के लगभग 2 से 3 क्लासेस चल चुकी हैं, आज उसकी चौथी क्लास चलेगी जिसपे हम लोग केमिस्ट्री के और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। इसी तरीके से हम लोग मैथ की भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं और फिजिक्स की भी बात कर रहे हैं। तो केमिस्ट्री की जो सीरीज है उसमें हम लोग आज का नया लेक्चर है, ठीक है। तो उसको लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आज की क्लास में हम बहुत सारे क्वेश्चन लगाने वाले हैं, ठीक है। अब ये क्लास हमको मालूम नहीं है कि 1 घंटे की होगी या फिर 1.5 घंटे की होगी या फिर 2 घंटे की होगी। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जितने समय में कंप्लीट हो जाएगी उतना होगा, ठीक है। तो काफ़ी ढेर सारे क्वेश्चन हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो उन्हीं हम लोग क्वेश्चन को फॉलो करेंगे, उन्हीं क्वेश्चन को करेंगे क्योंकि आपको भी पता है कि एग्ज़ाम एकदम पास में और हमको उन्हीं तरीके के क्वेश्चन चाहिए जो एग्ज़ाम्स में आते हैं, जिन तरीके के पूछे जाते हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पर जो है हमने आपको 2022 के और 2024 के जो क्वेश्चन पेपर थे जो हमने मिले थे रियल में, जो एक्चुअल में हम अपने जिम्मेदारी पे कह सकते हैं कि वो सही में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। रियल क्वेश्चन है, ओरिजिनल क्वेश्चन है, वो हमने सॉल्व करा दिया है और वो जो है एक प्लेलिस्ट है मॉडल सीरीज करके, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो उसको जाकर के ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें हमने पूरे क्वेश्चन सॉल्व कराया और उसका थंबनेल आप देखेंगे तो बड़ा बड़ा आपको ऐसे PYQ लिखा हुआ दिखेगा, ठीक है। उसमें ये लिखा नहीं कि कौन सा वीडियो सब्जेक्ट का है, लेकिन आप उसमें देखेंगे तो हर एक सब्जेक्ट आता जाएगा, ठीक है। तो आप लाइन से सारे वीडियो देख लीजिए, आपको सारा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक। और उसके नीचे जो टॉप क्वेश्चन करवा रहे हैं अभी की जो सीरीज है वो भी उसी में इंक्लूड है, ठीक है। तो इन दोनों को आप अच्छे से कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए उसी तरीके के क्वेश्चन की, ठीक। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस केमिस्ट्री का हम लोग कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन की भी बातें करेंगे जो आते हैं और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन की भी बातें करेंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा हम लोग जल्दी क्लास को करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ढेर सारे क्वेश्चन हमारे पास में हैं। तो यहाँ पर है कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि जियोलाइट क्या होता है भाई। जियोलाइट और या फिर परम्यूटेट, ठीक है। परम्यूटेट का रासायनिक सूत्र, रा लिख देंगे, समझ जाएंगे, रासायनिक सूत्र है, ठीक है। इसका आपको केमिकल फॉर्मूला बताना है जियोलाइट का, ठीक है। हो सकता है आपने ये वाला नाम नहीं सुना हो, लेकिन दोनों हमने लिख दिया क्योंकि हो सकता है मान लीजिए कि इस एग्जाम में इस बार ही आया है, इस अगली बार आ जाए, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो जियोलाइट का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर हम ऑप्शन लिख रहे हैं, ठीक है, बताइएगा। यहाँ पर Na2, अगर ये क्वेश्चन हमने कराया हुआ है तब तो आपको बिल्कुल बताना चाहिए, ठीक है। हमको याद नहीं है कि हमने कराया है, लेकिन हमको थोड़ा बहुत याद आ रहा है कि इसको हमने कराया था क्या पिछली क्लासेस में, ठीक। Na2Ca2, लेकिन जिसको भी पता है वो जल्दी से जल्दी हमको बताएं, ठीक है, कमेंट्स करके बताएं कि कौन सा इसमें जो है फॉर्मूला आपका सही होने वाला है। फिर उसके बाद क्या है NaCa, उसके बाद क्या है AlO का होल थ्राइस, ठीक है, O2 का होल थ्राइस इनटू में 4H2O और उसके बाद है नन ऑफ, क्या है भाई, नन ऑफ दीज है, ठीक है, नन ऑफ दीज करके यहाँ पर है। तो देखिए जो जियोलाइट का फॉर्मूला होता है, जो उसका रासायनिक सूत्र होता है वो कौन सा होता है, Na2Al2SO3 इंटू 2H2O, ठीक है। तो यही फॉर्मूला इसमें फिर बैठ रहा है, तो ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर। तो इसको याद रखिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जो आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, वो जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, जो न्यूमेरिकल है उसमें समय लगेगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन, सुनिएगा, निम्न में से कौन पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करता है। क्या है, पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करता है, ठीक है। ये आपका बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक चीज़ और इंक्लूड कर दिया है आपको याद दिलाने के लिए कि हो सकता है सर अगर आप इससे याद नहीं कर पा रहे हो तो इस चीज़ से याद कर लें। क्या है आगे लिखा, जो कि ब्लीचिंग पाउडर, क्या लिखा है, जो कि ब्लीचिंग पाउडर
जो कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने के भी काम आता है, बनाने के भी काम आता है। ठीक है, आप क्लास को लास्ट तक देखा कीजिए, चाहे आप उसको स्पीड करके भी थोड़ा देख लिया कीजिए, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है तो, है ना। काम आता है, इसका समीकरण क्या होगा, ठीक है, इसका मतलब कि बनाने के काम आता है वो कौन सा होगा फॉर्मूला। ठीक है, तो आपके पास में ऑप्शन क्या क्या दिया है, ऑप्शन दिया है Cl2, उसके बाद में है NaClO3, ठीक है, उसके बाद में है Br2, उसके बाद में क्या है Ca यानी कि कैल्शियम, HO हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा इसमें से सही होगा। देखिए, पानी में आपने पढ़ा होगा, हार्डनेस के बारे में पढ़ा होगा, पानी के वाटर हार्डनेस करके एक आपने चैप्टर पढ़ा होगा। ठीक है, जिसमें आप जानते होंगे कि जो पानी होती है उसकी कठोरता 2 तरीके से होती है। ठीक है, एक होती है अस्थायी कठोरता और एक होती है स्थायी कठोरता। कैसी होती है? 2 तरीके की इसमें कठोरता होती है, एक स्थायी और एक अस्थायी, एक टेम्परेरी होती है और एक परमानेंट होती है। तो यहाँ पर जो आपसे पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, पूछा गया कि अस्थायी कठोरता दूर, ठीक है, दूर करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। समझ पा रहे हैं? तो इसको दूर करने के लिए, यानी कि इसकी कठोरता को निकालने के लिए, ठीक है, किसका इस्तेमाल करेंगे, और ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी काम आती है। ये आपको हिंट एक तरीके से मान लीजिए दिया गया है। ठीक है, तो देखिए, जो यहाँ पर 2 कठोरता होती है, इस क्वेश्चन को बताने से पहले कुछ चीज़ें और बता देते हैं, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ से क्वेश्चन बन जाए तो वो भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाए। ठीक, तो पानी में देखिए कठोरता होती है, ठीक है, 2 तरीके की। पानी में 2 तरीके की कठोरता होती है, एक होती है स्थायी कठोरता और एक होती है अस्थायी कठोरता। ठीक है, कठोरता। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जो पानी में स्थायी कठोरता आपकी होती है, ये किसके कारण होती है? तो ये होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण। ठीक है, किसके किसके कारण? कैल्शियम क्लोराइड और आपका मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फेट के द्वारा, यानी कि कैल्शियम सल्फेट SO4 और MgSO4। ठीक है, इसके द्वारा होती है। कौन सी? स्थायी वाली। और अस्थायी किसके द्वारा होती है? अस्थायी जो होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के द्वारा होती है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के ही बाइकार्बोनेट, आप समझ लीजिए। ठीक है, बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो इसका बाइकार्बोनेट के द्वारा होती है, और ये होती है आपकी इसके द्वारा। ठीक है, यानी कि उसके कैल्शियम और उसके सल्फेट के द्वारा, और ये किसके होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के द्वारा। तो बेसिक जो इसमें कठोरता आती है वो किसके कारण आती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण आती है। लेकिन इसमें अंतर क्या हो जाता है? अंतर होता है कि जब कैल्शियम के साथ आपका क्लोरीन रहेगा, ठीक है, मतलब उसका क्लोराइड रहेगा या फिर उसका सल्फेट रहेगा, तो आपकी क्या बनेगी? यहाँ पर ऐसा कीजिए ना, ऐसा देखिए कि जो इसकी कठोरता है, किसके किसके कारण आती है? मैग्नीशियम और किसके कारण? मैग्नीशियम कारण, और किसके कारण भाई? कैल्शियम के कारण। तो यहाँ पर जो स्थायी वाली आती है वो आपकी आती है क्लोराइड और सल्फेट, ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, ताकि आपको याद रहे। ठीक है, क्लोराइड और सल्फेट के द्वारा। आज तो ये बहुत फिसल रहा है एक्चुअली में, इसमें ज़्यादा स्याही डाल दिया ना। तो किसके द्वारा आता है भाई? ये क्लोराइड के द्वारा आता है और आपका सल्फेट के द्वारा आता है, लेकिन ये जो होता है बाइकार्बोनेट के द्वारा आता है। ठीक, तो अब बाइकार्बोनेट और सल्फेट और क्लोराइड का फॉर्मूला तो आप बना लेंगे। ठीक, उसमें प्रॉब्लम आपको ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो अब आपसे जब पूछा जाएगा कि आप बताइए कि पानी में कठोरता किसके कारण होती है, पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसमें आप बताएंगे कि मैग्नीशियम और कैल्शियम के द्वारा होती है। अब उसमें पूछ लिया कि स्थायी कठोरता किसके कारण होती है, तो स्थायी कठोरता मैग्नीशियम क्लोराइड या फिर कैल्शियम क्लोराइड या फिर मैग्नीशियम सल्फेट या फिर आपका कैल्शियम सल्फेट, इसके द्वारा होती है। उसके बाद आता है
अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है? तो अस्थायी कठोरता में भी आप मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट के द्वारा होती है। समझ पा रहे हैं? तो अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पूछा है कि इसको दूर करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अब ऐसा नहीं है कि केवल इन्हीं का इस्तेमाल करेंगे, उसमें एक आध कंपाउंड और होता है। तो जो दूसरा कंपाउंड होता है उसको दूर करने में, ठीक है, ये बाकी के जो है नहीं होते हैं, आपका ये कंपाउंड जो है होता है उसको दूर करने में। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो ये जो कंपोनेंट है आप मतलब कि जो यौगिक है ये इस्तेमाल होता है उसको दूर करने में। ठीक, तो यहाँ पर इसका जो अगर हम चाहें तो इसका एक रिएक्शन भी हम देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें हम ये देख पाते हैं कि जो हमारा कैल्शियम बाइकार्बोनेट है यानी कि HCO3, ठीक है, यहाँ पर इसका HCO3 का होल ट्वाइस हो जाएगा, क्योंकि इसका वैलेंसी 2 होता है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो इसको जो है हम किसके साथ एडिशन में लाते हैं, मतलब कि किस क्या डालते हैं इसमें, ये यानी कि OH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया। ठीक, तो अब जब ये रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, अब जब ये रिएक्शन करता है तो हमारा जो बनता है वो बनता है CaCO3, ठीक है, और यहाँ पर क्या बनता है आपका H2O बन जाता है। ठीक है, बाकी ये बैलेंस अगर नहीं हो तो यहाँ पर 2 लगा दीजिए, बैलेंस हो जाएगा। ठीक, तो आपका जो है इस तरीके से काम होता है। समझिए फिर से पूरे क्वेश्चन को एक बार समझिए, क्योंकि इससे कई क्वेश्चन रिलेट कर रहे हैं। पहले इसमें पूछा गया था कि ये किससे दूर किया जा सकता है। ठीक, तो हमने कहा कि जो पानी होता है उसमें कठोरता 2 तरीके से, मतलब 2 चीज़ों की वजह से आती है, एक मैग्नीशियम एक कैल्शियम के कारण। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हमने कहा कि मैग्नीशियम और कैल्शियम तो रहेगा ही, लेकिन अगर उसमें क्लोराइड है यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड है या फिर मैग्नीशियम सल्फेट है, ठीक है, या फिर कैल्शियम क्लोराइड है या फिर कैल्शियम सल्फेट है, तो इसको हम कहेंगे स्थायी कठोरता, मतलब ऐसी कठोरता जिसको नॉर्मल हम लोग दूर नहीं कर सकते। ठीक है, नॉर्मली अगर हम चाहें तो उसको दूर नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर उसमें बाइकार्बोनेट मिला हुआ है यानी कि मैग्नीशियम के साथ बाइकार्बोनेट है, ठीक है, यानी कि जैसे Mg, ठीक है, CHO3 का होल ट्वाइस, इस तरीके से, या फिर चलिए फॉर्मूला लिख ही देते हैं, इसका फॉर्मूला भी लिखे थे ना अभी, उसको लिख लीजिएगा अगर मन होगा तो। बाकी फॉर्मूला से भी क्वेश्चन बन सकता है, ऐसा नहीं है, का होल ट्वाइस ऐसे करके बनेगा। ठीक है, तो क्या CHO नहीं HCO लिखना चाहिए, क्या ही लिख रहे हैं सर आप। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, तो ये हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, बाइकार्बोनेट है। तो अगर ये रहता है तब हम इसको क्या कहते हैं, अस्थायी कठोरता। इसका मतलब होता है कि जब हम पानी को गर्म करेंगे नॉर्मली तो वो क्या होगा, जो है हमारी जो उसमें कठोरता होगी, हार्डनेस होगी, वो तुरंत खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये अस्थायी होती है, ठीक है, जल्दी ही खत्म हो जाती है, लेकिन इसको निकालने में दिक्कत आती है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर हमने कहा कि 4 चीज़ें आपको दी गई हैं, तो इसका इस्तेमाल तो हो रहा है, उसके साथ साथ इसका भी इस्तेमाल यहाँ पर होता है। ठीक है, इसके साथ ही रिएक्शन होती है, तो ये दोनों रिएक्शन करके जो है ये चीज़ जो है आपकी अलग हो जाती है, और जो पानी है वो आपका शुद्ध साफ सुथरा H2O के फॉर्म में आता है। क्लियर है? तो इस तरीके से जो है इसकी रिएक्शन भी आपको नोट करके रखनी है, और उसके साथ ये ध्यान रखना कि ये इसमें लगता है और ये भी कंपोनेंट रहता है, बाद में इस तरीके से रिएक्शन बनती है। क्लियर है? तो आप इसको याद रखिए, कई क्वेश्चन यहाँ से आपके सॉल्व हो जाते हैं। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हटा दें ये सारा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हो गए सॉल्व, और 2 क्वेश्चन में हम लोगों ने कई क्वेश्चन किए ना, दूसरे क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था। तो चलिए इसके बाद क्या क्वेश्चन है देखिएगा, इसके बाद बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि 7.5 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला लिखें, लेकिन फॉर्मूला आपको लिख करके कभी नहीं आएगा, यहाँ पर लिखा रहेगा पोटेशियम नाइट्रेट। क्यों नहीं लिखा रहेगा सर? क्योंकि अगर फॉर्मूला लिख करके देगा तब तो वो क्वेश्चन आसान हो गया, आपको फॉर्मूला भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है, गर्म करने पर मुक्त ऑक्सीजन की यानी कि O2 की मात्रा होगी। ठीक है, क्या क्या है ऑप्शन आपके पास में, 1.879 ग्राम, 1.188 ग्राम, 1.200 ग्राम, 1.702 ग्राम। ठीक है, ये करके आपको जो है बताया गया है। तो देखिए जो पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है 2KNO3। ठीक है, क्या होता है,
2KNO3। तो जब इसको हीट करते हैं तो हीट करने की वजह से क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन जो है रिलीज होती है, ऑक्सीजन जो है बाहर निकलती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन यहाँ से बाहर निकलती है। अब देखिए, अगर आपको रिएक्शन जैसे नहीं पता है ना, तो आप क्या कीजिए, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, सबसे पहले मान लीजिए कि आपको पोटेशियम नाइट्रेट का देखिए फॉर्मूला तो पता होना चाहिए। भाई पोटेशियम है, उसमें नाइट्रेट आप लगा देंगे तो बन जाएगा। अब इसको हमने क्या किया, यहाँ से हीट दी। जब हम इसको यहाँ से हीट देंगे तो ये तो पहले ही कंफर्म बता दिया है कि ऑक्सीजन बनेगा। तो ऑक्सीजन बनता है कैसे, O2 से बनता है। ठीक है, O2 बनता है। तो अगर O2 हो जाएगा तो बाकी का क्या बचेगा भाई, यहाँ से आप देखेंगे तो 3 दूनी 6, एक तरीके से देखेंगे 3 दूनी 6 ऑक्सीजन थे, मतलब यहाँ। और यहाँ कितना बनना है, अभी 2 बना हुआ है, यानी कि 4 बचा हुआ है। तो 4 बचा हुआ है तो ये हो जाएगा 2KNO2। ये करके आपकी रिएक्शन बन जाएगी नहीं बन जाएगी, क्योंकि आपको 4 ऑक्सीजन लाना था, 2 ये और ये। यानी कि अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो अगर आपको रिएक्शन नहीं भी मालूम है तब भी आप जो है रिएक्शन को बना सकते हैं। ठीक है, तो अब ये बन गई आपकी। तो अब क्या कह रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है इतने ग्राम में कितना बनेगा। तो पहले आप एक जो बेसिक रिएक्शन है उसको देखिए और वहां से समझिए कि क्या काम हो रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबका आपको मालूम होना चाहिए भार। ठीक है, तो वो कैसे मालूम करेंगे भाई, के का कितना होता है, के का शायद 39 होता है, क्या 39। ठीक है, और एन का कितना होता है, 7 दूनी 14 होता है, और इसका होता है 3 गुणते 16, 8, मतलब इसका 16 होता है ना, और 3 बारी है तो 16। अब अगर इसको टोटल 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि बाहर 2 है। तो यहाँ से अगर हम 2 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये 39 ही रहेगा, यहाँ पर 14 रहेगा, यहाँ पर 16 या 48 हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा जोड़ लीजिए सर। तो अगर आप इसको जोड़ेंगे तो 8, ऐसा कीजिए कि इसको जो है 2 दे दीजिए तो ये 50 हो जाएगा, इसको 1 दे दीजिए तो ये 40 हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा आपका भाई, 1 इसको दे दिए 13 बचा, और 2 इसको दे दिए तो कितना बचा, 13 में से 2 गया तो 11 बचा। ठीक है, ऐसे करके भी आप काम कर सकते हैं। ये जल्दी करने का तरीका बता रहे हैं, जोड़ने उड़ने का, है ना। तो यहाँ से 50 और ये कितना है, 50 और 40 90, और 10 100 100, यहाँ से क्या आ गया 101। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 202। तो 202 ग्राम आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हम सीधे सीधे अब इस सम को हटा करके यहाँ 202 लिखते हैं। ठीक, तो 202 अगर हम यहाँ पर लिखेंगे कि 202 ग्राम में कितना ऑक्सीजन बन रहा है, एक का होता है 16, 16 दूना 32 बन रहा है सर, 32 ग्राम बन रहा है। मतलब अगर हम 16 ग्राम 202 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट दे रहे हैं तो 32 ग्राम बन रहा है। ये हमारी एक बेसिक रिएक्शन बन गई। ठीक है, इसी का रेफरेंस लेकर के अब हम आगे बताएंगे। तो इतने ग्राम में कितना बनेगी, तो अब ये तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया ना कि इतने में इतना बन रहा है, तो 1 ग्राम में कितना बनेगा सर, 1 ग्राम में आपका बनेगा 32/202। ठीक है, ग्राम ऑक्सीजन बनेगा। तो आपका 7.5 ग्राम में कितना बनेगा, 7.5 ग्राम में कितना। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन कई पूछे गए हैं, पिछले लेक्चर में भी जब हमने क्वेश्चन करा रहे थे तो इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे थे। तो इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, 202 और इंटू में क्या हो जाएगा 7.5, क्योंकि ये 1 का है तो ये 7.5 ग्राम का निकल जाएगा। ठीक है, अब इसको बस सोल्यूशन करना है। सोल्यूशन इसका किया जाए, कैलकुलेशन इसका। कैलकुलेशन जल्दी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप इसका कैलकुलेशन करेंगे ये आपका 1.88 है, 1.188 ग्राम करके आएगा। ठीक है, जो कि आपका ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, यानी कि आपका ये जो बी ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक, तो ये बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कैलकुलेशन आप अपने से कर लीजिए, अब यहाँ करेंगे तो समय लगता है, हमारे पास में कैलकुलेशन सारा है। ठीक, तो समझ गए ना, बस आपको क्वेश्चन समझने हैं जल्दी जल्दी। चलिए, ये हो गया आपका क्वेश्चन 1। अब देखिए यहीं से क्वेश्चन और भी बन सकते हैं, जैसे कभी एक इसमें इसी रिएक्शन में दूसरा कुछ क्वेश्चन बन सकता है। और इसके क्वेश्चन हमने कई बार देखे हैं एग्जाम्स में, मतलब कई जो आपके जो मॉडल्स देखे हैं हमने उसमें कई बार क्वेश्चन आपका दिखा हमको। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन तो सभी बच्चे बताएंगे, सभी लोग बताएंगे, छोटे बच्चे और बड़े बच्चे सब लोग बताएंगे। ठीक है, जो कुर्सी पे बैठे हैं, जो लेट के पढ़ रहे हैं, सब बताएंगे। ठीक है, क्या है, क्लोरीन का परमाणु संख्या क्या है? नहीं, क्लोरीन को हम Cl लिख दी सीधे। क्लोरीन का परमाणु संख्या, और जो नहीं बता पाएगा वो फिर मार खाएगा। ठीक है, कब मार खाएगा, जब आएगा एंट्रेंस का एग्जाम देने तक। इलाहाबाद में आओगे तो है
है ना, देने फिर कुटाई होगी, नहीं तो बताना इसका आंसर सब लोग। इसका यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक समझ लीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बताना है, ठीक है। चलिए बताइएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। ऑप्शन क्या क्या है, 2 8 7 1 7 6 और 2 7 9 और अगला क्या है 3 6 और 10। अगर ये 17 ना भी कहा होता ना तब भी आपको बताना पड़ता, क्योंकि इसका नंबर आपको याद होना चाहिए कि 17 नंबर पे होता है, ठीक है। चलिए बताइए सब लोग जल्दी से इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और इसका हम आंसर नहीं बताएंगे, ठीक है, इसका हम आंसर नहीं बताएंगे, इसका आंसर सबको बताना पड़ेगा और आपको ही बताना पड़ेगा, छोड़िए, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर जो भी होगा उसको आप कर लीजिएगा। कितना नंबर क्वेश्चन है, एक तो हम लोग सॉल्व किए, 2 इधर सॉल्व किए और 3 सॉल्व किया। आई थिंक ये चौथा क्वेश्चन है ना, तो चौथा क्वेश्चन ही बार बार होमवर्क में जा रहा है क्या भाई। तो चौथा क्वेश्चन का आप लोग बताइएगा, होमवर्क नहीं है, वो होमवर्क नहीं है, तुरंत बताना, क्लास वर्क है। यहाँ पर ये CW है, तुरंत बताना है। CW और SW भूल गए क्या। चलिए देखिए ये क्वेश्चन फिर से आ चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन थोड़ा सा अपना रूप रंग बदल करके फिर से आया हुआ है सर। कौन सा क्वेश्चन है सर, इतना रूप बदल रहा है, ठीक है। आप तो एक ही टी शर्ट में पूरी बैच पढ़ा दिए, रूप नहीं बदले, लेकिन कौन सा आमला की पूरा रूप जो है बदल रहा है। आधार पर सही क्रम है, ठीक है, सही क्रम है, अम्लता के आधार पर सही क्रम है, किसका लिखते हैं। HCl इज ग्रेटर देन HBr, ठीक है। ये हमारी जो राइटिंग है ना वो बहुत खतरनाक है। HF और अच्छा इस तरफ लगा हुआ है सब में, सॉरी सर, इस तरफ लगा हुआ है सर, ठीक है। अगला क्या है, अगला क्या है सर, अगला आपका है HBr और HCl और इसके बाद जो है HCl के बाद क्या है HI, फिर क्या है HF। कई ऑप्शन सेम सेम है ना, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है लिखने में। यहाँ पर क्या है HF इज लेस देन HCl इज लेस देन HBr इज लेस देन HI, ठीक है। HI इज लेस देन BR और HCl और उसके बाद क्या है HF, ठीक है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हमने आपको बताया था जिसमें हमने हाइड्रोजन ग्रुप बताया था, ठीक है, और उसमें बताया था कि कौन कितना अच्छे से रिएक्शन कर सकता है, ठीक है, अम्लीयता को दर्शाता है, अम्लीयता को दर्शाता है, ठीक है। तो कौन कितना जो है अम्लीयता को दर्शाता है, तो उसमें हमने आपको एक याद करने का तरीका बताया था, ठीक है। हमने वीडियो में बोला था कि हम आपको बताएंगे, तो हमने वहाँ पर वीडियो के इसके जो है स्क्रीन पर लगा दिया था, ठीक है। लेकिन अभी हम आपको बताते हैं कि पहले कैसे हाइड्रोजन ग्रुप की अम्लीयता को आपको याद रखना है, उसके बाद इसका आंसर क्या होगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पर होगा कि फिर बहुत मजेदार है, फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। फिर कल बाहर आई आंटी, क्या मजेदार ट्रिक है सर। फिर मतलब क्या होता है F, ठीक है, कल मतलब Cl, B मतलब Br, ठीक है, I मतलब I आयोडीन, उसके बाद क्या है आंटी मतलब AT, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ से हम ये देखते हैं कि ये हम एक तरीके से ये देख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन ग्रुप है, पहला चीज तो ये है कि इस ट्रिक से आपको हाइड्रोजन ग्रुप याद हो जाएंगे। क्या है ट्रिक,
फिर कल बाहर आई आंटी। तो इससे आप याद कर लेंगे कि हाइड्रोजन ग्रुप कौन कौन से हैं, फिर कल बाहर आई आंटी। तो आपको एक क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि 4 ऑप्शन दे दिया, इसमें से लिखा कि इसमें से हाइड्रोजन ग्रुप नहीं है, कौन सा जो इसमें तत्व है वो हाइड्रोजन ग्रुप का नहीं है। तो आप देखेंगे फिर कल आई बाहर आंटी, अगर उसमें से कोई है तो ठीक है, नहीं तो फिर हटा दीजिए उसको। ठीक है, लगा दीजिए वही वाला ऑप्शन जो नहीं हो उसमें से। ठीक, तो पहला क्वेश्चन यहाँ से आपका ये बन सकता है। दूसरा चीज ये बन सकता है कि जो इसमें अम्लीयता होती है, ठीक है, इसकी ज़्यादा होती है फिर इसकी कम, इस तरीके से ये लाइन से आपका ऑर्डर बना हुआ है। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पर अम्लता की बात करेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, सबसे कम हमारा एफ का होगा। देखिए आप इस सीरीज को देखिएगा, यहाँ पर एफ इसका, फिर Cl, फिर Br, फिर I। ठीक है, इसमें देखेंगे सब में ऑर्डर अलग अलग है। तो ये जो है आपका राइट आंसर होगा, एफ इसमें सबसे कम, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें सबसे ज्यादा। ठीक है, तो ये जो है आपकी सीरीज बनेगी। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें फिर कल बाहर आई, आगे वाला नहीं है तो इसमें नहीं कर सकते क्योंकि सब में नहीं हो वो। ठीक, तो जितना है उतने में ही बताएंगे। क्लियर है, तो ये वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए, साथ ही साथ ये ट्रिक जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको हाइड्रोजन ग्रुप से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो हो जाए। चलिए सर, ठीक है, ये हो ही ना बात। ये वाला क्वेश्चन हो गया कि नहीं आप लोग का? आगे बढ़ते, थोड़ा सा गर्मी बहुत ज़्यादा है और हम ज़्यादा जल्दी जल्दी बोलना नहीं चाह रहे क्योंकि और ज़्यादा गर्मी लगती है फिर। चलिए कोई बात नहीं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि आइसोटोप्स, आइसोटोप्स वह पदार्थ, आइसोटोप वह पदार्थ होते हैं, कौन से पदार्थ होते हैं? आगे क्या लिखा है, समान संख्या के न्यूट्रॉन। ठीक है, समान संख्या के न्यूट्रॉन, फिर क्या है, समान संख्या के प्रोटॉन, फिर क्या है, समान संख्या के पॉजिट्रॉन्स। ठीक है, पॉजिट्रॉन्स। ठीक है, उसके बाद क्या है, समान संख्या के न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, ये आपके पास में 4 ऑप्शंस है। तो आप आइसोटोप्स के बारे में जानते हैं, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो आइसोटोप्स में क्या होता है, देखिए जो आइसोटोप्स होते हैं इसमें होता क्या है कि अगर आप इनको देखेंगे तो इनका जो परमाणु क्रमांक होता है ना, परमाणु क्रमांक वो सेम रहेगा। ठीक है, लेकिन इनका जो वजन होता है, अगर हम कहें कि उनका जो परमाणु भार होता है वो अंतर होता है। तो अब देखिए यहाँ पर हम ये जानते हैं कि जो परमाणु भार होता है, क्या जो परमाणु भार होता है वो 2 चीजों पे डिपेंड करता है। ठीक है, 2 चीजों पे डिपेंड करता है। एक हमारा क्या होता है, एक हमारा होता है प्रोटॉन की संख्या। ठीक है, एक हमारा होता है प्रोटॉन की संख्या। ठीक है, और प्लस में होता है न्यूट्रॉन की संख्या। किसकी संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। और हमने कहा कि आइसोटोप्स जो होते हैं इनका जो है परमाणु क्रमांक नहीं बदलता है, क्रमांक चेंज नहीं होता है। ठीक है, और क्रमांक कौन डिनोट करता है, यही तो हमारा परमाणु क्रमांक होता है। अगर आप परमाणु क्रमांक देखेंगे तो परमाणु क्रमांक कौन बताता है, परमाणु क्रमांक हमारा जो है प्रोटॉन की संख्या होती है, जिसमें जितना प्रोटॉन की संख्या उसका उतना परमाणु क्रमांक। तो अगर परमाणु क्रमांक नहीं बदलता है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ और परमाणु भार बदलता है। ठीक है, ये नहीं बदलता है, ये बदलता है। तो उसमें चेंज कौन होता है, आपके जो न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, जो आपके न्यूट्रॉन्स होते हैं वो घटते बढ़ते रहते हैं, लेकिन जो आपके प्रोटॉन्स होते हैं वो बदलते नहीं है, और इसके बदलने की वजह से इसका परमाणु भार भी बदल जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा कि आइसोटोप्स वो पदार्थ होते हैं जिसमें समान संख्या के न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये आपका तो तुरंत गलत हो गया भाई, क्योंकि एक आपका जो आइसोटोप होगा दूसरे वाले में अंतर क्या होगा, परमाणु संख्या आपकी सेम रहेगी,
लेकिन परमाणु जो है उसमें न्यूट्रॉन अलग रहेगा, किसी में 0 मान लीजिए कि नहीं है, 0 है, तो किसी में 1 रहेगा तो दूसरे में 2 रहेगा, और अगर आप उनका प्रोटॉन देखेंगे तो बराबर रहेगा। ठीक है, यही तो आइसोटोप है। तो यहाँ पर ये तो जो यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या है ये आपकी राइट होगी, बाकी के इधर भी ये सब गलत हो जाएंगे। ठीक है, पॉजिट्रॉन्स और ये न्यूक्लियंस। न्यूक्लियंस क्या होते हैं पता है? न्यूक्लियंस होते हैं कि जो ये दोनों मिल करके बनते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पर ये दोनों मिल करके बनेंगे तो वो कैसे सेम हो सकता है? जब इसमें से न्यूट्रॉन आपका बदल रहा है बार बार। ठीक है, तो इस तरीके से जो इसका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? समान संख्या के प्रोटॉन। क्या हो जाएगा? समान संख्या के प्रोटॉन। क्लियर है? तो इसको आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज बहुत सारे क्वेश्चन की बातें करेंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में आते हुए, इसका आंसर आया कि नहीं आया? जिसका नहीं आया है वो और पढ़ाई करे, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि एक धातु के फास्फेट का सूत्र, एक, आराम से पढ़िए भाई, सुबह का समय है, बढ़िया आराम से पढ़िए। एक धातु के फास्फेट का सूत्र क्या है? M3। अब यहाँ पर जो धातु है उसको डिफाइन नहीं किया गया, बस M उसको कह दिया गया, यानी कि मेटल। ठीक है, O4 यहाँ पर इसका क्या है? 5 लिखा हुआ है बाहर है। इसके ऑक्साइड का सूत्र होगा। इसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? ठीक है, तो देखिए जब भी एक फॉर्मूला हमको देकर के दूसरा पूछता है तो हम हमेशा उसकी वैलेंसी को ध्यान रखते हैं कि जो यहाँ पर बना हुआ है इसके साथ इसकी क्या वैलेंसी है। ठीक है, वो आगे चल करके उसी तरीके से काम करेगा। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि अगर हम इसको अलग अलग करेंगे तो हम देखेंगे कि इसकी जो हमारा M है, जो हमारा मेटल है, उसका क्या आएगा? प्लस में 5 आ रहा है। ठीक है, प्लस में 5 आ रहा है क्योंकि यहाँ पर ये मेटल है तो प्लस में होगा। तो यहाँ पर ये 5 में आ रहा है। ठीक है, जरूरी नहीं कि सबका प्लस में हो, तो हम इसको देख रहे हैं कि इसका 5 आ रहा है तभी तो इस पे अगर, और इसका क्या होता है 3 होता तो ये इस पे आ रहा है, क्रॉस में आता है ना। तो यही हमको मालूम हो गया कि यहाँ से ये 5 बनेगा। तो हमको ऑक्सीजन के साथ बनाना, ऑक्सीजन हमको पता है कि वो 2 बनाता है। ठीक है, यानी कि 2 वो दूसरे पे डालता है। तो ऑक्सीजन 2 मेटल वाले पे डालेगा तो ये M2 हो जाएगा, और ये ऑक्सीजन पे डालेगा 5 तो ये क्या हो जाएगा? O5 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन देख लेते थे, थोड़ा ऑप्शन पहले लिखना चाहिए था, सॉरी उसके लिए, लेकिन कोई बात नहीं है। ऑप्शन एक बार देख लेते हैं फिर से हम लोग। ठीक है, क्या क्या ऑप्शन है? M2O5। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से ऑप्शन आपको दिए गए थे, आप इसमें से देखेंगे ये वाला आपका बन रहा है, ये आपका राइट हो जाएगा, ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, मेटल ऑक्साइड, वो जो भी मेटल होगा वो। ठीक, चले आगे बढ़े। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आप रिवीजन करते रहिए। ठीक है, चलिए अभी को बढ़िया क्वेश्चन आया है, अभी को जो है बढ़िया क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन लिखे न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन फिर से न्यूमेरिकल आ गया। यदि 540 केल्विन पर 2 मोल आदर्श गैस का आयतन, आदर्श गैस का आयतन क्या है भाई? का आयतन 44.8 लीटर हो तो उसका दाब होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक गैस है जो कि आदर्श गैस है, आइडियल गैस है। तो जब भी आइडियल गैस है आप तुरंत एक फॉर्मूला, अगर आपको कुछ ध्यान नहीं आ रहा है तो PV = nRT पहले लिख करके रख लीजिए, फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़िए। इसमें क्या कह रहा है कि इसका जो गैस है उसका टेम्परेचर इतना है। ठीक है, ये तापमान होता है, केल्विन में दिया हुआ है, नहीं लिखा है तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो तापमान है तो इतना यहाँ पर टेम्परेचर है पर 2 मोल, ये मोल की संख्या दी गई है।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आयतन भी आपको बताया गया, यानी कि वॉल्यूम बताया गया, और पूछ रहा है दाब क्या होगा। दाब मतलब कि प्रेशर आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से तो इसमें क्या क्या चीजें होती है, ये प्रेशर होता है, ये वॉल्यूम होता है, ये मोल की संख्या होती है, ये आर होता है, ये इसके कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है। और उसके बाद ये टी होता है, क्या होता है, टी टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो लगभग लगभग सारी चीजें आपको दी गई हैं। क्या क्या दिया गया है, चलिए ऊपर से देखते हैं। सबसे पहले आपको टी दिया गया है। टी हमेशा आपको कभी कभी हो सकता है डिग्री सेल्सियस में दे, तो डिग्री सेल्सियस में देता तो आप उसको केल्विन में कन्वर्ट करने के बाद काम करेंगे, ठीक है। अगर केल्विन में ही दे दिया है तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक। इसके बाद क्या है, इसमें दिया है जो है ये हो गया इसकी वैल्यू। और उसके बाद क्या है, आर की वैल्यू देखिए क्या होती है, 0.82, ठीक है, करके ये वैल्यू होती है। और एन की वैल्यू आपको मोल की संख्या कितना दिया है, 2 मोल दिया गया है, 2 मोल दिया गया है। और वॉल्यूम कितना दिया गया है, वो 4.8 लीटर, ठीक है। इतना सब कुछ दिया गया है। तो आपको पी निकालना है, यानी कि प्रेशर निकालना है बस। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, पी को अकेला कर दीजिए, इधर सब भेज दीजिए, तो एन आर टी अपॉन वी आपका हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। तो बस यहीं से लगाइए क्वेश्चन थोड़ा सा। तो ये 2 है, आर आपकी वैल्यू 0.082 है, और उसके बाद क्या है, टी कितना था, 540 है, और आपका वी कितना है, 44.8। यही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब बस इसको थोड़ा सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या किया जाए, दिमाग थोड़ा सा लगा दीजिए सर। इसको कैसे सॉल्व किया जाए, कुछ कटपिट हो जाएगी इसमें से, ठीक है। इसको आप टोटल सॉल्व करेंगे तो ये टोटल जो है आपका आएगा 2 के बराबर आएगा। क्या आएगा, 2, ठीक है। और ये जो 2 आता है, यानी कि जो यहाँ पर आपका प्रेशर रहता है, देखिए यूनिट आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। ये एटीएम में रहता है कब, जब ये आपका लीटर में रहता है, ये आपका मोल में रहता है, और इसकी आपका जो है यूनिट नहीं है यहाँ पर, और यहाँ पर ये जो है केल्विन में रहता है, तब की बात कर रहे हैं, ठीक में है। तो तब इसकी जो प्रेशर होता है वो किस में आता है, एटीएम। तो अगर आप इसको टोटली सॉल्व करेंगे तो ये 2 आ रहा है। अब ये 2 कैसे आ रहा है, एक बार अच्छा देख लें, क्या इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दे तो अगर यही आ जाए तो 2 ही बचेगा फिर, क्योंकि पूरा टोटल कट जाएगा। तो करके देख लेते हैं क्या, चलिए एक बार करके देख ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सर, देख लेते हैं, हो सकता है कि अच्छा लग जाए और आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ से क्या करते हैं, 0, और यहाँ से 8, 5 दूनी 10, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, 8 बारी करेंगे 0, 8 चौक 32 का 2, यहाँ से लगेगा 2, सॉरी 3, तो 8 पंच 40, अब 40 3 43, तो यहाँ से आ जाएगा 0, यहाँ से आ जाएगा 8, यहाँ से आ जाएगा 2, यहाँ से आ जाएगा 4, यहाँ से आ जाएगा 4, और 3 संख्या के बाद आपको लगाना है। तो ये कितना आ जाएगा, लगभग देखिए, लगभग आपका ये आ जा रहा है 44.28, और यहाँ पर क्या आया है, 8 आया है। तो एकदम एग्जैक्ट तो नहीं आ रहा है, लेकिन लगभग लगभग अगर हम देखें तो हमारा काम जो है वो हो जा रहा है ना, लगभग लगभग हमारा काम जो है हो जा रहा है, उतना ही आ जा रहा है। तो लगभग ये 2 के करीब आएगा, क्योंकि आपके जो ऑप्शंस लिखे हैं ना, देखिए ऑप्शन कैसे लिखे हैं, ऑप्शन हमको पहले लिखना चाहिए। चलिए अगले बार से लिखेंगे। लिखा हुआ है 1 एटीएम, 1 एटीएम, 2 एटीएम, एटीएम बोल होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। और उसके बाद क्या है, 3 एटीएम और 4 एटीएम, मतलब कि पॉइंट पॉइंट में कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो मोटा मोटा अगर आप निकालेंगे तो ये और ये आपका जो है टोटल कट ही जाएगा, तो यही आपका बचेगा, ठीक है। 2 एटीएम, क्लियर है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए, और याद रखिए कि जब भी आदर्श गैस का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप पहले ये वाला फॉर्मूला लगा करके एक बार चेक करेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तब, अगर आपको समझ में आ गया यही लगाना है तो तुरंत लगा करके निकाल दीजिए आंसर जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, कितने क्वेश्चन है भाई, बहुत सारे क्वेश्चन है ना आज। अगला क्वेश्चन है, देखिए फिर से एक क्वेश्चन आ रहा है, इसमें से कौन शख्स, अच्छा उस क्वेश्चन में हम लोगों ने शायद ऑक्सी कारक देखा था, अम्लीकरण नहीं देखा था, शायद ऑक्सी कारक देखा था, जो वो फ्लोरीन वाला नहीं था। फिर से एक बार क्वेश्चन लिखते हैं, शायद ये वही क्वेश्चन है फिर से दोबारा। सबसे अधिक, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन होते हैं ना तो याद नहीं रहते किस क्लास में किया था, कहाँ पर किया था। सबसे अधिक शक्तिशाली, सबसे अधिक शक्तिशाली ऑक्सी कारक है,
ठीक है। तो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली ऑक्सीकारक कौन होगा? तो अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन पहले हम लिख देते हैं, तब फिर बताते हैं, ठीक है। Cl2 और उसके बाद क्या है Br2 और उसके बाद है नन ऑफ दीज, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर फिर से आप देखने के बाद समझ पाएंगे कि ये कौन से ग्रुप की बात हो रही है, हाइड्रोजन ग्रुप फिर से आ रहा है, ठीक है। तो फार्मूला लगाइए, कौन सा था, हमने क्या बताया था, फिर आई, फिर यानी कि F, फिर आई नहीं क्या था, फिर बाहर आई, वो आपका जो तरीका था, ट्रिक था, वो क्या था, वो आपका था फिर कल बाहर आई, है ना, फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक। तो फिर उसके बाद क्या था, कल बाहर यानी कि Br, आई आंटी, ठीक है, फिर कल बाहर आई आंटी AT, ऐसे करके था, यही था, फिर कल बाहर आई आंटी। तो ये आपके हाइड्रोजन ग्रुप्स हो गए। तो अब इसमें देखिए हमने कहा कि जो अगर आप इधर की तरफ बढ़ेंगे, देखिए इधर की तरफ अगर आप बढ़ेंगे, ऐसे हम बना देते, ठीक है, आप इसको याद कर लीजिए, इधर की तरफ अगर आप बढ़ेंगे तो आपकी अम्लीयता बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी, अम्लीयता, ठीक है। और अगर आप इधर की तरफ आगे बढ़ेंगे तो क्या बढ़ेगा आपका, तो यहाँ पर क्या बढ़ेगा, ऑक्सीकरण इसमें बढ़ेगा, ठीक है, ऑक्सी कारक क्षमता जो है वो बढ़ेगी, ठीक है, क्षमता लिख लीजिए यहाँ पर। तो ऑक्सीकरण क्षमता जो है बढ़ेगी किधर की तरफ, जब आप इधर की तरफ जाएंगे, और अम्लीयता बढ़ेगी इधर की तरफ, ठीक है। तो जो है अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा आपका इसमें आ रहा था ना, ये सब ज्यादा अम्लीय था, फिर इधर ये था, फिर ये था, इधर आपने लिखा, ठीक है। ऑक्सीकरण क्षमता देखेंगे तो ऑक्सीकरण क्षमता इधर तरफ बढ़ती है, तो सबसे ज्यादा किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है, ठीक है। तो एफ यहाँ पर तो दिया नहीं है, ऑप्शन में एफ दिया है क्या, क्या गया क्वेश्चन, एक सेकंड, ऑप्शन में जो है आपके F दिया है नहीं, F2 दिया हुआ है, ठीक है। तो F2 मतलब अब वो अकेला तो रहेगा नहीं, है ना, बॉन्ड बना करके अपना पूरा रखेगा ये फ्लोरीन गैस, ठीक। तो यहाँ पर ये जो है आपका ये हो जाएगा ये F2, ठीक है। तो F2 जो है सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक तत्व यहाँ पर आपका बनेगा, जो ऑप्शन में दिए गए हैं इनमें से, ठीक है। तो हाँ देखिए इसमें लिखा भी है कि जो आपका ये है सबसे ज्यादा, अच्छा आंसर में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, समझ गए कि नहीं, क्लियर है। चलिए, और सबसे कम कौन सा होगा, सबसे कम ऑक्सीकरण किस में होगा, देखिए इसको ज्यादातर चीजों में हम लोग हटाते हैं, ये जो है इसको लेते हैं, तो सबसे कम किस में होगा, इसमें होगा, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, तो इसमें सबसे ज्यादा होता है, और इधर की तरफ इसको आप हटा दीजिए, ज्यादातर आपको ये यूज में नहीं आएगा, इसको लेंगे तो आप एजेक्शन तरह तरह से आएंगे और गलतियां होती रहेंगी, ठीक है। तो इतने को ही लेकर के चलिए, अम्लीयता इधर तरफ बढ़ेगी, ऑक्सीकरण इधर तरफ बढ़ेगा, ठीक है। चलिए हटा दिया जाए इस क्वेश्चन को, चलिए सर इसको हटा देते हैं, अगले तरफ आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल है क्या फिर से, अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ अगला क्वेश्चन फिर से न्यूमेरिकल। चलिए देखिए न्यूमेरिकल नहीं है, यहाँ पर ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये न्यूमेरिकल नहीं है। देखिए हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन बनाने की हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हाइड्रोजन की बहुत सारी चीज़ें, हाइड्रोजन का जो है बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन बम बनाने में, ठीक है। हाइड्रोजन का इस्तेमाल कूलिंग के लिए भी होता है, समझ पा रहे हैं, जो आपका पावर प्लांट्स होते हैं बड़े बड़े, ठीक, उसमें जो बहुत बड़ा सा जनरेटर होता है, कितना बड़ा जनरेटर होता है अगर हम उसको डिफाइन करें तो समझ लीजिए कि लगभग जितना बड़ा आपका एक बड़ा सा हॉल रूम होता होगा, ठीक है, उससे बड़ा जो है जनरेटर होता है, उससे बड़ा जनरेटर, जैसे छोटा छोटा जनरेटर गांव में आता है, ठीक है, शादी वगैरह में, उसके कंपैरिजन में आप देखेंगे तो उसके पता नहीं कितना गुना बड़ा होता है और कितना ज़्यादा बिजली जनरेट करता है, जिससे आपका सब कुछ चलता है, ठीक है, घर का लाइट पंखा हर एक चीज़, ठीक। तो वहाँ पर भी उसको कूलिंग करने के लिए उसकी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हाइड्रोजन बहुत खतरनाक भी होता है, ठीक है, जब वो ब्लास्ट करता है तो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बनाने की अलग अलग विधियाँ होती हैं, तो इसमें आपसे एक विधि से क्वेश्चन पूछा गया है, लेन विधि से, ठीक है, लेन विधि, हाइड्रोजन की लेन विधि। तो आप हमने देखा कि ये क्वेश्चन कहीं कहीं हमको दो दो जगह दिखा, ठीक है, तरह तरह जगह दिख रहा था, तो हमने लगा कि ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, तो इसको जो है लाते हैं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लिख दे सीधे, H2 लिख दे, H2
बनाने की विधि का, यानी कि जो लेन विधि द्वारा जो हाइड्रोजन बनाते हैं उसका रासायनिक समीकरण लिखना है, रासायनिक समीकरण आपको बताना है। ठीक है, तो इसके हम समीकरण लिख रहे हैं। ठीक है, आप बताइएगा अगर आपको पता है तो, नहीं पता है तो जब हम बताएंगे तो उसको नोट डाउन करके रख लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके का जो है क्वेश्चन रिपीट भी कर सकता है, आ सकता है। ठीक है, SO4 प्लस में H2 यहाँ पर ऊपर तरफ क्यों दिखाया जाता है, क्योंकि ये गैस है वो ऊपर चली जाएगी। ठीक है, इस वजह से दिखाया जाता है। यहाँ पर क्या है, Ca यहाँ पर जोड़ा गया है किसके साथ में, मान लीजिए कि ये जल के साथ में दिखे, तो अब यहाँ पर रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, CaOH का होल ट्वाइस, फिर यहाँ पर H2। ठीक है, अब ये रिएक्शन किसमें से कौन गलत है सही है ये आपको समझना है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है कि लेन विधि वाली आपको बतानी है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, Fe3 नहीं, Fe3 और उसके बाद क्या है O4 प्लस में क्या है 4H2। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए अगला क्या है, CO प्लस H2। ठीक है, क्या है, यहाँ पास में H2O है, H2O, उसके बाद क्या है CO2 प्लस H2। ठीक है, ये ऊपर की तरफ। तो अगर आपको नॉलेज हो, पता हो कि लेन विधि से कैसे हम हाइड्रोजन बनाते हैं तो आप उसको बताइए। ठीक है, अगर नहीं मालूम है तो जानिए कि जो लेन विधि होती है उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा लोहा होता है Fe होता है, उसमें उसको रिएक्शन कराते हैं किसके साथ में, जल के साथ में, पानी के साथ में, तो वहाँ पर जो है हाइड्रोजन हमारी रिलीज होती है। ठीक है, अगर आप कभी भी कोई चीज़ कर रहे हैं तो ये इन चीज़ों का भी थोड़ा सा ध्यान रखा कीजिए। थोड़ा देखिए, आपको जैसे नहीं मालूम है कोई चीज़ तो कैसे तरह तरह से दिमाग लगाए जा सकते हैं। देखिए, जैसे आप अगर इन सारी रिएक्शंस को देखेंगे तो हम किसी भी विधि का तभी इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं जब वो हमारे लिए इफ़िशियंट होती है, काम की होती है ना। भाई अगर किसी चीज़ को काम करने से हमको मान लीजिए कि 1 गुना काम हो रहा है, और किसी मान लीजिए कि हमको 10, जैसे हम खेत में काम करते हैं। ठीक है, खेत में काम करने के लिए हम मान लीजिए कि नॉर्मल अपने हाथ से, ठीक है, फावड़े से क्या करते हैं, कुदाल से ऐसे खन खन के, ठीक है, और अपना जो है लगाते हैं सब कुछ, तो वो एक विधि हो गई। ठीक है, और एक विधि हो गई कि ट्रैक्टर से हमने उसको पूरा जुतवा दिया और फिर उसके बाद हमने काम किया। तो वहाँ पर 2 विधियाँ हैं, तो हम किस विधि का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमारा काम जल्दी होता है, सही होता है, सटीक होता है। ठीक है, उस विधि का हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और हमको भी तो कुछ उसका बेनिफिट चाहिए। ठीक है भैया, हमको आराम हो, तरह तरह से चीज़ें होती हैं, तो हम उसी विधि का इस्तेमाल करते हैं। तो अब लेन विधि है, प्रचलित विधि होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जब हाइड्रोजन हम बनाएंगे तो ऐसा हाइड्रोजन बनना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बने। तो अगर मान लीजिए कि आपको नहीं मालूम होता, थोड़ा सा अगर आप इसमें इस तरीके से सोचते हैं तो आपको यहाँ पर दिखता कि ये H2 है, यहाँ पर H2 है, मतलब एक बार, मतलब कि 1 मोल हाइड्रोजन यहाँ पर बनना है, यहाँ पर भी, लेकिन इसमें आप देखेंगे 4 मोल का हाइड्रोजन बन रहा है। हमने आपको जैसा बताया कि इसमें हम लोग आयरन को किसके साथ मिक्स कराते हैं, वाटर के साथ में, फिर रिएक्शन बनती है। ठीक है, तो उसके बाद में ये हाइड्रोजन रिलीज होती है। ठीक है, तो यहाँ से जो है आपका ये वाली जो है लेन विधि है, इसको आपको याद रखना है और भूलना बिल्कुल नहीं है। क्या करेंगे भाई, पानी, लोहा पानी डाल दिए, वो रिएक्शन हुआ, और इस तरह, मतलब ये जैसा बता रहे हैं ऐसा आसान नहीं है। ठीक, क्लियर है, तो आप इसको समझ पाएंगे कि नहीं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी देना पड़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं, ये जो रिएक्शन हम लोग कराते हैं इस रिएक्शन में टेम्परेचर भी देना पड़ता है। लगभग ये समझ लीजिए कि 770 से लेकर के लगभग 1100 केल्विन तक का जो है आपका इसमें टेम्परेचर भी देना पड़ता है। ठीक है, 1100 या फिर 1050 इस तरीके से, तो इतना टेम्परेचर भी हमको देना पड़ता है, तब जाकर के ये काम होता है, ऐसे हल्के में नहीं हो जाता है। ठीक, तो आसान नहीं है कि लोहा पर आपने पानी डाल दिया, हो गया भाई ऑक्सीजन, बन गई आपकी हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल आप लोग गुब्बारे में भी देखे होंगे, जो गुब्बारा ऐसा हमेशा ऊपर भागता रहता है, उसमें कौन सी गैस भरी होती है, हीलियम भरी होती है। हाइड्रोजन वहाँ पर कम भरते हैं क्योंकि खतरा होता है। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन भी होता है, उसको ज़्यादातर लोग हाइड्रोजन बैलून ही बोलते हैं। ठीक, चलिए अब बात करते हैं एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन की। अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, बिल्कुल आ सकते हैं अगले भी एग्ज़ाम्स में।
क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 3.20 ग्राम कैल्शियम, कैल्शियम को हम Ca लिख दे रहे हैं, ठीक है, सीधे कैल्शियम व 5.20 ग्राम जिंक, जिंक Zn, ठीक है, एक 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 अम्ल की अधिक मात्रा से अलग, यहाँ पर थोड़ा सा लैंग्वेज क्वेश्चन की हमको थोड़ा कुछ चीज़ें छूटी हो सकती हैं या फिर कुछ चीज़ें इंक्लूड करना हो सकता है, लेकिन इसका क्वेश्चन आपका मतलब हम समझा देंगे क्या है। बाकी थोड़ा सा इधर लैंग्वेज कुछ हो सकता है, कोई वर्ड छूटा हो या फिर कोई स्पेलिंग मात्रा, क्योंकि टाइपिंग में भी कभी मिस्टेक हो जाती है किसी को लिखने से। तो संयोग करके आप लोग इसको समझते चलिए, थोड़ा सा करने का प्रयास कीजिएगा। संयोग करके समान मात्रा की हाइड्रोजन उत्पन्न करते हैं, H2 उत्पन्न करते हैं, ठीक है। यदि कैल्शियम का समतुल्य भार 20 हो तो जिंक का समतुल्य भार, यानी कि इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं इंग्लिश में, है ना, तो जिंक का समतुल्य भार, चल लिख ही देते हैं, चलिए कोई बात नहीं, समतुल्य भार होगा, ये आपसे पूछा गया है 27.5, 29.0, 31.0 और 32.5, ठीक है। ये करके जो है आपका आंसर दिया गया है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपको क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ के पहले समझाते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि 30 ग्राम कैल्शियम है और इतना ग्राम क्या है आपका जिंक, यानी कि Zn है, ठीक है। ये दोनों क्या करते हैं, एक अम्ल की अधिक मात्रा से, या फिर अधिक मात्रा इसमें लिखा है, जो मान लीजिए कि एक अम्ल से, कोई भी वहां पर अम्ल हो सकता है, ठीक है, यानी कि कोई भी एसिड हो सकता है, उससे रिएक्शन करके, संयोग करके क्या बनाते हैं, समान मात्रा में हाइड्रोजन बनाते हैं। यानी कि जब ये रिएक्शन करता है तब उतना ही हाइड्रोजन ये भी बनाता है, ये करता है तो उतना ही हाइड्रोजन ये भी बनाता है, ठीक है। तो दोनों, यानी कि जो हाइड्रोजन बना रहे हैं वो समान बना रहे हैं और अलग अलग मात्रा इनकी लग भी रही है, ठीक है। तो इसका अगर समतुल्य भार ये है तो इसका क्या होगा, तो देखिए ऐसी कंडीशन में जब वो एक ही अम्ल से जो रिएक्शन कर रहे हैं और जो हाइड्रोजन बन रहा है वो भी बराबर है, तो इस कंडीशन में जिस तरीके से आए, तो जो आपका भार होता है, ये आपका भार है और ये आपका समतुल्य भार है, तो इसका जो है एक रेशियो बनता है, ठीक है। कैसा बनता है सर, यहाँ पर बनता है W1/W2 और इक्वल में आता है आपका Z1/Z2, ठीक है, Z1/Z2। W आपका होता है इसका भार, ठीक है, कैल्शियम का भार, और Z1 होता है कैल्शियम का समतुल्य भार, ठीक है, क्या होता है उसका इक्विवेलेंट भार, और ये जो होता है नॉर्मल इसका भार है, ठीक है, जितना हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने रिएक्शन में। तो बस इसी चीज़ का इस्तेमाल कीजिए और तुरंत आपका जो है आंसर आ जाएगा। तो कैसे आएगा, आपका इसका भार दिया है, कितना दिया है सर, 3.2 दिया है, और इसका कितना दिया है, ये दूसरे का है, ये जिंक का है, ठीक है, 2 मतलब दूसरा वाला जो आपका है 5.2 है, और इक्वल में आपको जो है इसका पता हुआ, इसका पता ही नहीं पता है 20, तो इसका 20 लिखिए और इसका जो है Z2 कर दीजिए। तो बस Z2 ही आपको क्या करना है, निकालना है। तो Z2 आप कैसे निकालेंगे भाई, Z2 तो आप नहीं निकाल सकते क्या, ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन है। तो Z2 निकालने के लिए इसको उधर भेज दीजिए और बाकी सबको इधर भेज दीजिए। तो यहाँ से जब आप Z2 निकालेंगे तो ये चीज़ इधर आएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 गुणित 5.2, और ये चीज़ जब इधर की तरफ आएगी तो ये नीचे आ जाएगी, ठीक है, 3.2, और ये चीज़ तो ऊपर जा कर के यहाँ आ चुका है, ठीक। तो यहाँ से हम पॉइंट से पॉइंट कट कर सकते हैं, और हम कट कर सकते हैं इसको 4 से,
तो 4 पंचे 20 और 8 चौक 32, ठीक है, कट गया। और 8 को 52 से अगर कट करेंगे तो देखेंगे तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि 52 आता हो, 8 के पहाड़े में नहीं आता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर ही देते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10 का 0 हाथ से लगेगा, 55 25 1 26 बटे 8। तो इसको डिवाइड करते हैं 8 से 26 को, तो यहाँ से कितनी बार जाएगा, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, यहाँ से कितना बचेगा 2, 8 दूनी 16, 16 यहाँ पर कितना आएगा 4, तो यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर 0, 8 5 40, ठीक है, कट जाएगा। तो 32.5 आ रहा है इसका आंसर, है ना। 32.5 जो है क्या हो जाएगा, आपके जिंक का जो है वो क्या हो जाएगा, समतुल्य भार हो जाएगा। क्लियर है। तो समतुल्य भार, और जब भार दिया हो, रिएक्शन सेम हो, सेम आपका जो है जो भी गैस रिलीज हो रही बन रही हो, ठीक है, सेम अम्ल के साथ में रिएक्शन कर रहा है, तो इस तरीके से आप फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका जो है ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए कि और क्वेश्चन, मतलब और क्वेश्चन तो करेंगे ही। हो गया ना ये क्वेश्चन, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। कितने घंटे की क्लास हो गई होगी, हो गया होगा 1 घंटा, पता नहीं। एक्चुअली में क्या है ना, इतनी क्लास लेने के बाद थोड़ा हिम्मत कम बचती है। चलिए यहाँ पर क्या है, एक रिएक्शन आपसे पूछा गया है कि कैल्शियम कार्बाइड पर नाइट्रोजन की क्रिया द्वारा बनता है। क्या लिखा है, कैल्शियम, यहाँ पर क्या लिखा है, कैल्शियम कार्बाइड पर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की क्रिया द्वारा बनता है, ठीक है। आपके ऑप्शन में क्या क्या है, यूरिया, अभी यूरिया का भी एक क्वेश्चन है ना, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। और उसके बाद क्या है, नाइट्रोलियम, नाइट्रोलियम और CaCN3, और उसके बाद क्या है, Ca2N3, ठीक है। तो ये आपके पास में जो है लिखा हुआ है। तो कैल्शियम कार्बाइड क्या होता है सर, कैल्शियम कार्बाइड यानी कैल्शियम का कार्बन के साथ रिएक्शन, तो Ca और C2, ठीक है, क्या बनता है इसका फॉर्मूला, CaC2, कैल्शियम कार्बाइड। और नाइट्रोजन की हम लोग इसमें क्या करा रहे हैं, रिएक्शन, नाइट्रोजन यानी कि N2, ठीक है, तो N2 की रिएक्शन हम करा रहे हैं। तो यहाँ से जो है आपका बनेगा क्या, यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से जो आपका बनेगा वो बनेगा Ca और CN2 और प्लस में आपका C जो है रिलीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 C था, तो एक इसके साथ जुड़ गया तो एक इधर चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपकी रिएक्शन बन करके आएगी, ये आपकी रिएक्शन बन के आएगी। तो अब ये तो बन गई रिएक्शन। अब इसमें पूछा क्या है कि कैल्शियम कार्बाइड पर नाइट्रोजन की अभिक्रिया करके क्या बनता है, तो हमने अभिक्रिया कराया और देखा ये बन रहा है। तो अब आपको तो ये पता चल गया, लेकिन आपको ऑप्शन में कहीं पर ये सारी चीज़ नहीं दिख रही हैं, ठीक है। ये भी दिख रहा है तो ऐसा दिख रहा है, ठीक है, ये तो हो नहीं सकता है। तो क्या किया जाए फिर, तो देखिए ये जो टोटल आपका पार्ट है ना, ये जो टोटल पार्ट है, इसको हम लोग क्या कहते हैं पता है, इसको हम लोग कहते हैं नाइट्रोलियम, नाइट्रोलियम, पेट्रोलियम नहीं, नाइट्रोलियम, ठीक है। ये जो टोटल आपका बन करके आ रहा है, ये C को भी साथ में लेके चलिए, तो ये क्या है, नाइट्रोलियम। तो इसका रिएक्शन से क्या बनता है, हमारा नाइट्रोलियम बनता है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमने रिएक्शन भी बता दी, अगर रिएक्शन पूछता है तो रिएक्शन से भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सबको जवाब देना है, सोचना है इस क्वेश्चन को थोड़ा सा, ठीक है। हो सकता है आपने इस तरीके का क्वेश्चन पढ़ा हो, नहीं पढ़ा होगा तो फिर कोई बात ही नहीं है। क्या लिखा हुआ है सर, आप लोगों ने प्लास्टिक के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा कि नहीं, प्लास्टिक के बारे में, पॉलीमर के बारे में, अच्छा पॉलीमर तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, फिर तो पढ़ा होगा ये चीज़ यार, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक,
थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। ठीक है, थर्मोसेटिंग और थर्मोस्टेट करके दो तरीके की प्लास्टिक होती हैं। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि इसमें से थर्मोसेटिंग कौन सी है। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं पॉलीथीन। पॉलीथीन क्या होती है? जिसकी आपकी पन्नी जिसकी बनती है, जिसमें आप जो है सामान लेकर के आते हैं, वो उसको पॉलीथीन कहते हैं। उसके बाद है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, चाहे तो पूरा लिख दीजिए या फिर पीवीसी, आप जानते होंगे, सुने होंगे, इसी का पूरा नाम होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी। जैसा कि आपने कोई पाइप देखी होगी, हम आपको एक पाइप दिखा रहे हैं। ठीक है, देखिए इस तरीके से आपने जो है पाइप देखी होगी, है ना, इस तरीके से वाइट कलर की पाइप देखी होगी। ये पता नहीं आपकी होगी कि नहीं। ठीक है, इसमें तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है, कटा हुआ है। तो ये जो आपकी इस तरीके से आपने देखी होगी, जो घरों में लगती है, ठीक है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? पीवीसी पाइप होती है। ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है वो। ठीक है, उसका पूरा नाम। उसके बाद क्या है? उसके बाद है क्लोरो क्लोरो क्लोरोपिक्रीन। ठीक है, क्या क्या नाम है? क्लोरोपिक्रीन। और उसके बाद क्या है? उसके बाद है बेकेलाइट। बेकेलाइट, याद कीजिए बेकेलाइट का आपने नाम कहाँ पर सुना होगा। ठीक है, चलिए, उदाहरण लिख दिया है क्या भाई? यहाँ पर उदाहरण होना चाहिए ना। ठीक, तो जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है उसका कौन सा इसमें से एग्जाम्पल है? पहले हम आपको थर्मोसेटिंग बताते हैं क्या होती है। तो देखिए, जो आपने दो तरीके की जो है प्लास्टिक्स देखी होगी, हम आपको थोड़ा कुछ एग्जांपल्स देना चाह रहे हैं। जैसा कि आप ये हमारा मार्कर देख पा रहे हैं, ये इसका ये पार्ट देख पा रहे हैं, ये चीज़ अगर आप देखेंगे तो एक काला काला, इसमें देखो दो तरीके की प्लास्टिक इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, दो तरीके की प्लास्टिक, एक यहाँ पर आप ये काली काली प्लास्टिक देख पा रहे हैं और एक इसका आप ये देख पा रहे हैं, ये प्लास्टिक। ठीक है, इन दोनों प्लास्टिक में अंतर है। ये जो प्लास्टिक है और ये जो प्लास्टिक है, दोनों में अंतर है। अगर आप दोनों को कभी आप मार्कर अगर लिए होंगे, देखे होंगे, तो दोनों को अगर आप देखेंगे तो दोनों में आपको अंतर समझ में आएगा थोड़ा। ठीक है, हम आपको कुछ और एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। जैसे कि आपने कुर्सी देखी होगी। ठीक है, आपने जितनी भी चीज़ें देखी होंगी जो थोड़ा सस्ती मिल जाती हैं या फिर जिनको थोड़ा हार्डली बनाना होता है, मजबूती से बनाना होता है, वो आपने देखी होगी ज़्यादातर वो जो है या तो डार्क प्लास्टिक में आपको दिखेंगे, जैसे काली कलर में दिखेंगी। ठीक है, जैसे कि अगर आप कलर में जो कुर्सियाँ खरीदते हैं वो आपकी महंगी मिलती हैं, लेकिन जो आप काली में खरीदते हैं, ठीक है, उनको देखेंगे तो वो चमकती रहेंगी जो कलर में होंगी, लेकिन ये थोड़ा सा अच्छी नहीं होती। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो प्लास्टिक होती हैं, ये होती हैं कि इनको हम लोग दोबारा जो है रिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे एक बार उनको हमने बनाया, ठीक है, कोई चीज़, जैसे मान लीजिए कि हमने कोई भी पॉलीथीन बना दी, कुछ भी चीज़ हमने बना दिया, है ना। अब उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जब हमने उसका इस्तेमाल कर लिया, बना लिया, फिर उसके बाद उसको हम पिघला करके बाद में कोई चीज़ नहीं बना सकते। जैसे कि क्या होता है, आपके यहाँ कबाड़ वाले आते हैं कुछ, ठीक है, कबाड़ वाड़ खरीदने के लिए, तो उसमें क्या करते हैं वो लोग? प्लास्टिक खरीदते हैं। ठीक है, प्लास्टिक खरीद करके ले जाएंगे जो नॉर्मल होगी, लेकिन अगर उनको कभी आप काली प्लास्टिक बेचेंगे, जैसे कि आपकी कुर्सी हो गई, कलर वाली नहीं, कुर्सी, या फिर जब भी कभी भी आप टीवी का जो बॉक्स वॉक्स होता है पीछे का, ठीक है, वो सब बेचेंगे, या फिर कोई डब्बा जो बहुत पुराना हो, किसी प्लास्टिक का, काली प्लास्टिक का बना हो, तो कहेंगे कि हम काली प्लास्टिक नहीं लेते। क्यों? क्योंकि उनको भी पता है कि जो काली प्लास्टिक होती है उसको बाद में रिफाइन नहीं किया जा सकता, उसका दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो उसीलिए वो सस्ती भी मिलती है और वो जो है बाकी प्लास्टिक को ही मिला करके एक बार बना दी जाती है, उसके बाद वो खराब ही जाती है। ठीक है, उसका दोबारा कुछ भी नहीं बना जा सकता। ठीक है, तो वही हमारी क्या होती है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है। ठीक है, एक बार जो सेट हो गया वो हो गया, सेट वैसे बन गया। ऐसे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा उसका मतलब नहीं है। तो थर्मोसेटिंग में आप याद रखते हैं, सेट हो गया तो सेट हो गया, है ना। तो इसमें पॉलीथीन नहीं आता, पीवीसी तो आप जानते हैं भाई, पाइप होती है, बिक जाती है। तो आप खुद से सोचिए, जो जो चीज़ें बिक जाती है, आपके जो कबाड़ वाले आते हैं, कबाड़ वाले भी इसका आंसर बता देंगे कि पीवीसी नहीं बिकती। अगर उनको बता दिया जाए कि थर्मोसेटिंग का क्या मतलब है, तो बता देंगे ये सब बिकता है। ठीक है, बेकेलाइट होती है, वही नहीं बिकता। ठीक है, आप सर्च करेंगे गूगल पे कि बेकेलाइट्स प्लास्टिक की जो चीज़ें हैं कौन कौन सी बनी होती है, तो आपको कुर्सी, मेज, इस तरीके की जो चीज़ें हैं आनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, जो प्लास्टिक की बिकती हैं, और वह सस्ती इसी वजह से होती है क्योंकि उनका दोबारा जो है इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ठीक है, वो इसी तरीके से बनती है। ठीक, तो आई होप आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। ज़्यादातर ये जो हमारी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है, इसका जो है बॉडी बहुत ज़्यादा बनती है। ठीक है, बॉडी, जैसे कि आपका
आपका अगर आपके पास में कंप्यूटर होगा या टीवी होगी तो उसका जो प्लास्टिक पीछे वाला देखेंगे, ठीक है, तो वो उसी प्लास्टिक का बना होता है, और उसको अगर आप जलाएंगे तो वो जल्दी जलता भी नहीं है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, समझ गए इसका आंसर, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिखते हैं, एक क्वेश्चन पहले आप लोग बताते रहिए सब लोग, और दूसरा क्वेश्चन तब से हम लिखते रहेंगे क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन, अब पता नहीं ये पूछा जा सकेगा कि नहीं, लेकिन इस तरीके से हमको क्वेश्चन दिखा तो हमने सोचा कि एक बार करवा देने में क्या दिक्कत है, ठीक है, क्योंकि अगर पूछ लिया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि नहीं, ये चीज़ में प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि बहुत बच्चों को ये चीज़ पता होगी, और आज देखते हैं कितने बच्चों को ये चीज़ पता है, ठीक है। आधुनिक रसायन शास्त्र, ठीक है, जो केमिस्ट्री है आधुनिक में जो इस्तेमाल हो रही है, उसके के जन्मदाता है, और ये हम आपको बताएंगे नहीं, आप लोग ही बताएंगे, लेवायसिए, ठीक है, सभी वैज्ञानिक हैं, बाहर के केमिस्ट हैं सब लोग। गैलीलियो, अच्छा गैलीलियो तो हर जगह घुसे बैठे हैं भाई, हर जगह नाम आता रहता है उनका। अरस्तु हो गए, ये हो गए, न्यूटन हो गए, लगता है कि कोई लोग था ही नहीं पहले, सब लोग यही कर रहे थे, बाकी लोग को सब हटा दिए थे। भाई हटो तुम लोग, हम है ना अरस्तु, हम है ना न्यूटन, यहाँ पर क्या है अरस्तु, ठीक। तो आपको बताना है कि आधुनिक रसायन शास्त्र के जन्मदाता के हैं, तुरंत कमेंट करके बताइए, तब सीधा हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है। अम्लता के आधार पर बढ़ते क्रम में रखा विकल्प है, ठीक है, रखा विकल्प है, ठीक है, मतलब कि कौन सा ऐसा विकल्प है, 4 विकल्प यहाँ पर हम लिखेंगे जो कि आपका अम्लता, ठीक है, एसिडिटी, ठीक है, किसमें कौन ज्यादा अम्लीय है, ठीक है, उसका बढ़ता क्रम है, ठीक है। चलिए ऑप्शन ए आप देखिए सबसे पहले, CH3COOH, क्या है भाई ये, सब लोग नाम बताइए जल्दी से, इसको आप खाए हैं कि नहीं खाए हैं, नहीं खाए हैं, नहीं खाए हैं तो अभी तुरंत खिला देंगे आपको, हमारे पास रखा हुआ है, कहेंगे तो तुरंत लाके आपके सेंटर पे पहुंचा देंगे, है ना। अब पहले नाम तो बताइए वो है क्या, तब तो पहुंचेगा, जो नाम बताएगा उसी के सेंटर पे पहुंचेगा, ठीक है, बताइए क्या जल्दी से, और इसके बाद क्या इधर नाम हटा दे। चलिए आप लोग ये क्वेश्चन आपको अगर देखना होगा तो पीछे करके देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि रिकॉर्ड तो हो ही गया है, रिकॉर्डिंग में यही तो है, आप पीछे देख सकते हैं, ऑफलाइन क्लास में आप पीछे उसे नहीं देख सकते, जो हो गया डांट देंगे टीचर। यहाँ पर तो 10 बारी सुनिए भाई, जितना बारी माना उतना बारी सुनिए, कैसे नहीं बताएंगे टीचर। चलिए अगला ऑप्शन क्या क्या है, बी नंबर ऑप्शन क्या है, H2SO4 H3PO4 HNO3, देखिए फिर से आ गया सर, आप इसका जल्दी जल्दी नाम बता दीजिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, बताइए जल्दी जल्दी नाम इसका क्या है, जो बताएगा उसको एक क्या मिलेगा, एक डब्बा मिलेगा इसका, ठीक है, और हो सकता है किसी को पसंद भी ना हो, लेकिन पहले आप नाम तो बताइए सर, इसका क्या नाम है, PO4 H2SO4 तो किसी को नहीं चाहिए, H2SO4 चाहिए होगा तो बताइएगा, लेकिन इट इज़ वेरी डेंजरस, बहुत खतरनाक अम्ल होता है, ठीक है, हाथ पे गिर जाए तो छाला कर सकता है, ठीक है, और अगर बहुत हार्डली हो तो आपका हाथ भी जला सकता है एकदम, ठीक है। H2SO4 बहुत खतरनाक अम्ल होता है, ठीक है।
अगला नंबर क्या है? सी नंबर ऑप्शन। नहीं नहीं, ये तो सी हो गया ना, डी नंबर ऑप्शन। HNO3 और H2SO4, ठीक है। क्या है इसमें आपका? H2SO4, ठीक है। H2SO4, उसके बाद कौन सा है फिर? H3PO4, ठीक है। H3PO जो है आपका 4 है इसमें। उसके बाद क्या है? PO4, ठीक है। अगला ऑप्शन कहाँ गया भाई? अगला ऑप्शन इसके बाद में लास्ट में है आपका CH3COOH, ठीक है। चारों ऑप्शन हो गए, ठीक है। तो अब आपको इसमें से बताना है कि सबसे जो है ज़्यादा अम्लीय कौन सा है और सबसे अम्लीय कम कौन है, कम कौन है और ज़्यादा कौन है, ठीक है। तो बढ़ते क्रम में आपको सेट करना है, मतलब बढ़ते क्रम में तो लिखा ही है, आपको बस बताना है कि कौन सा इसमें से सही विकल्प में रखा हुआ है, ठीक है। तो सोचिए, हमने आपको बताते बताते इस क्वेश्चन को लिखते लिखते दो बातें बताई। दो क्या बातें बताई हमने? दो बातें बताई। हमने बताया कि जो आपका H2SO4 है, H2SO4 कहाँ पर है? H2SO4 यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, ठीक है। जो आपका H2SO4 है, ये इतना खतरनाक अम्ल होता है कि अगर आपके हाथ पे गिर जाए तो जला सकता है। हमने आपको ये कहा ना, ठीक है। जलाने में आग नहीं पकड़ेगी, एकदम झुलस जाएगा, है ना। जैसा क्या ही बताए, ठीक है, कैसे जल जाएगा वो, तो एकदम झुलस जाएगा आपका हाथ या जहाँ पर भी गिर गया, ठीक। और हमने आपको ये चीज़, एक चीज़ बताई कि लिखते लिखते हमने बताया कि CH3COOH किसने किसने खाया है। इसका मतलब क्या क्या समझ पा रहे हैं आप? समझ पा रहे हैं कि जो H2SO4 है, ये बहुत खतरनाक अम्ल है। खतरनाक मतलब उसका अम्लीयता ज़्यादा होगी, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी काम करने की ज़्यादा होगी, और ये जो है इसकी कम होगी, क्योंकि भाई इसको तो हम खा ले रहे हैं, इसको खा ले रहे हैं भाई। नाम हम आपको बताते हैं क्या ये, इसको हम खा सकते हैं, ये हमने कहा, दोनों चीज़ हमने कंफर्म करके बताई। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, H2SO4 ये सबसे ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक है। तो अगर हम लिस्ट देखें तो सबसे पहला नाम इसमें, इस वाली में ये ऑप्शन हमारा आ रहा है। अगर हम खाने की बात करें तो इसमें देखिए 3 में ये चीज़ आ रही है, तो अब 3 में आ रही है, तो 3 में से कौन सा सही होगा? क्योंकि सबसे ज़्यादा हार्ड तो ये होता है, HNO3 उतना नहीं होता है और ये भी आपका नहीं होता, तो ये सबसे कम होता है। तो अगर हम लिस्ट देखेंगे तो ये वाला हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल आपका बहुत खतरनाक जो होता है अम्ल होता है, सबसे खतरनाक अम्लों में आता है ना। और अगर आप CH3COH देखेंगे तो इसको हम लोग हिंदी में सिरका कहते हैं। क्या कहते हैं सर? सिरका कहते हैं, ठीक है। सिरका आपके जो है गांवों में घरों पे होगा, ठीक है। आप अभी तो ठीक है, आप उसको खरीदे होंगे, ठीक है। आप अपने खाना में, यानी कि जब दाल खा रहे हैं या कुछ खा रहे हैं तो कभी कभी मम्मी लोग उसको डाल करके देती हैं, ठीक है, खाने के लिए। हो सकता है कोई खाया हो या हो सकता है कोई नहीं खाया हो, तो हम ये नहीं कह सकते कि सब लोगों ने खाया होगा, लेकिन हो सकता है सुना तो आपने होगा कहीं ना कहीं, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। तो सिरका का ये सूत्र होता है, ठीक है। तो वो आपका सबसे कम होता है और ये सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अम्लीयता के आधार पर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सबसे ज़्यादा अम्लीयता इसमें फिर इसमें, ठीक है। चलिए, आप इसके देखिए, जब कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको तरह तरह से सोच करके आंसर कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, आपकी जितनी नॉलेज है सभी उसमें लगाएंगे, ठीक है। अब इसका आंसर जरूर नहीं जिस तरीके से हमने बताया ऐसे ही निकले, और भी तरीकों से निकल सकता है। हम उसमें हाइड्रोजन काउंट कर सकते हैं, ठीक है, OS देख सकते हैं, तो ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर हम देखेंगे किस तरीके से हम उसको सही करें, ऑप्शंस को राइट करें, ठीक, तो हमारे नॉलेज पर डिपेंड करता है। चलिए, अब आपके लिए क्वेश्चन है सबसे बढ़िया और आपको खुश कर देने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। और आज से आप जमीन पे लेटे रहेंगे इस क्वेश्चन को सुनने के बाद। अब ऐसा कौन सा क्वेश्चन है सर कि जमीन पे लेटे रहेंगे? लेट लेट के से सरक सरक के मिट्टी खोदते रहेंगे, तो ऐसा क्वेश्चन है सर। देखिएगा कैसा क्वेश्चन है। प्रकृति में मुक्त
मुक्त अवस्था में पाया जाने वाला धातु है। ठीक है, यह लिखा है पाया जाने वाला धातु है। ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन आपके पास में है एल्युमिनियम, सिल्वर यानी कि Ag, ठीक है, और मैग्नीशियम यानी कि Mg, और मैग्नीज यानी कि Mn। चलिए सर, लग जाइए काम में, जल्दी जल्दी बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका। क्या क्वेश्चन पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पर प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाने वाला तत्व। मुक्त अवस्था का क्या मतलब हुआ सर? मुक्त अवस्था का मतलब हुआ कि जैसे हम समझिए कि ये क्या है, मान लीजिए कि ये लोहा है, ठीक है, क्या है ये? लोहा है। या फिर जैसे मान लीजिए कि ये एल्युमिनियम है। क्या है? एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम हमारे पास में है यहाँ पर कहीं नहीं है, तो मान लीजिए कि एल्युमिनियम है, ठीक है, तो एल्युमिनियम है। अब अगर हम इसको प्रकृति मतलब नेचर में कहीं से तो मिलता होगा भाई, धरती पे ही मिलेगा, धरती मतलब नेचर पे, ठीक है। तो जब हम उसको देखते हैं, मिलता है हमको, तो वो नॉर्मल ऐसा नहीं कि भाई हमने उसको लिया, ऐसे हमको डब्बा सा मिल गया, हमने काट काट के जो चीज़ बनानी चाहिए बना ली, है ना, ऐसा तो मिलता नहीं बर्फी जैसा। वो बॉक्साइट के फॉर्म में मिलता है एल्युमिनियम। फिर बाद में उसकी तरह तरह से रिफाइनिंग होती है, ठीक है, और रिफाइनिंग करने के बाद, और ये जितना हम बता रहे हैं ना 2 मिनट में कि रिफाइनिंग होती है, ये इतना 2 मिनट का काम नहीं है। इसके लिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्री काम करती है, और जिसकी आप पढ़ाई करने जाएंगे, जब इस कॉलेज में सिलेक्शन होगा तो आप उसमें मैन्युफैक्चरिंग, वर्कशॉप और तरह तरह से जो चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। MTT सब्जेक्ट पढ़ेंगे, मैन्युफैक्चरिंग्स पढ़ेंगे, और उसमें वर्कशॉप्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आप सीखेंगे कि कैसे कैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है, प्रोडक्शंस के बारे में सीखेंगे। तो उसमें आप देखेंगे कि समझेंगे कि किस तरीके से जो है कोई प्रोडक्ट आता है, कैसे उसकी रिफाइनिंग होती है। तो उसमें बड़ी बड़ी जॉब्स लोगों को मिलती है, बड़ी बड़ी तनख्वाह मिलती है उस चीज़ की। तो बहुत छोटा काम नहीं होता है, ठीक है। तो उसको ला करके पहले उसको रिफाइन किया जाता है, तब जा करके कहीं इतने ढेर ढेर सारे बॉक्साइट, पूरा जो हमारा ओर होता है, ठीक है, ओर होता है ना आपका, अयस्क से ही बनता है। तो अयस्क होता है, फिर उसके बाद हमारा जो है मेटल हमको मिलता है कुछ थोड़ा, ठीक है, बहुत मेहनत करने के बाद फिर उसकी जो है उसका जो पार्ट बनाया जाता है। इसीलिए तो ये सारी चीज़ महंगी है। नहीं तो अगर भाई अगर कहीं पर ऐसे खोद देने से जो है लोहा और सारी चीज़ें निकलने लगे तो कितनी नॉर्मल हो, क्योंकि धरती तो बहुत बड़ी है, तो बहुत सस्ता रहेगा। लेकिन इतना महंगा क्यों है? महंगा इसलिए है क्योंकि उसको निकाल करके उतना बनाने में कॉस्ट आता है, कुछ ना कुछ खर्चा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब कोई भी चीज़ अपने सिंपल रूप में नहीं मिलती तो हम उसको कहते हैं कि मुक्त अवस्था में नहीं है। मुक्त मतलब फ्री। भाई अगर हम गए, हमने देखा तो हमको मिल गया छोटा सा कोई पार्ट, या छोटा ही मिल रहा है, बाद में हमने उसको इकट्ठा करके कर लिया, तुरंत बना लिया कि एल्युमिनियम है, तब तो हमने कहेंगे उसको मुक्त अवस्था मिल गया। लेकिन अगर बॉक्साइट के फॉर्म में मिला, उसको कन्वर्ट करना पड़ रहा है, उसको रिफाइनिंग करना पड़ रहा है, उस पर प्रोसेसिंग करना पड़ रहा है, उस पर केमिकल रिएक्शंस डालने पड़ रहे हैं, तब उसका मतलब है कि वो मुक्त अवस्था में तो नहीं था, किसी न किसी के अंदर फंसा था, उसको हमने निकाला, है ना। तो यहाँ पर मुक्त कौन होता है? मुक्त कौन होता है? तो यहाँ पर मुक्त कौन होगा? जो रिएक्शन नहीं करेगा। मुक्त कौन होगा? जो रिएक्शन नहीं करेगा। क्योंकि ये जो धातुएं होती हैं, जितनी भी धातुएं हैं, बहुत सारी धातुएं जो है किसी न किसी चीज़ से रिएक्शन करती हैं। अगर आपको याद होगा क्लास 10th का शायद पहला लेक्चर, या फिर 11th का 12th का, मुझे नहीं याद है, आपको याद होगा तो ठीक है, लेकिन पहला ही वो लेक्चर है, आई थिंक शायद क्लास 10th का ही है। तो उसमें एक आपको जो है छोटा सा रिएक्शन समझाया जाता है। उसमें ये समझाया जाता है कि एक हमारा मेटल है, ठीक है, और उस मेटल को जो है बाहर हवा में रख दिया गया है, ठीक है, तो वो उसका ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है, शायद वो एल्युमिनियम ऑक्साइड ही था क्या, या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो वो बना लेता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है, ठीक है, तो जिसके वजह से उस पर एक पतली सी परत आ जाती है, तो वो उस पर रिएक्शन कर लेता है। तो हर चीज़ रिएक्शन करती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे धातु हैं जो रिएक्शन नहीं करते, और जो रिएक्शन नहीं करता है वो प्रकृति में मुक्त ही रहेगा। कैसे रहेगा? जैसे कि कौन रिएक्शन नहीं करता? सबसे पहली बात, जैसा कि आप ये जानते हैं कि सोना जो होता है, जो आपके ज्वेलरीज बनती हैं, ठीक है, जो लोग पहनते हैं, जैसे कि हमारे पास में देखिए, हमारे हाथ में ये मिल गया,
ये हमारे हाथ में क्या है, ये हमारे हाथ में एक रिंग है, ठीक है। ये किस चीज की है, एक मेटल की है, और मेटल का नाम क्या है, सिल्वर नाम है। सिल्वर का मतलब बहुत लोग एल्युमिनियम समझते हैं, एल्युमिनियम मत समझिएगा, ये चांदी की है, ठीक है। तो ये जो रिंग है ये चांदी की है। तो अब इसको हम क्यों पहन रहे हैं बताइए। हम यहाँ पर किसी और चीज की भी तो पहन सकते थे, हम कॉपर की पहन सकते थे, बहुत लोग पहनते हैं, लेकिन हम एक बात बता रहे हैं जेन्युइन, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए कि हाथ है तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कान में बहुत लोग पहनते हैं, बहुत लोग नाक में पहनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है भाई, अगर आप नाक पहने हुए हैं और किसी ऐसी चीज की पहने हुए हैं, कोई ऐसे मेटल की पहने हुए हैं जो रिएक्शन करता है, तो हो सकता है कि जब आपके नाक में कोई चीज आ रही हो, यहाँ पर सांस से, हवा से, या किसी भी चीज से वो रिएक्शन अगर कर लिया तो वो आपको नुकसान कर देगा। बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे सोना चांदी होता है, ये इतने महंगे क्यों है पता है। देखिए इनकी कहानी बताती है आपको, छोटा सा 2 मिनट में सुन लीजिएगा। जो आपका सोना है, ठीक है, सोना और चांदी, और अभी एक जो है एक धातु और आ रही है प्लेटिनम, ठीक है, एक धातु और आ रही है प्लेटिनम करके, ठीक है। तो इस धातु की भी चीजें बनती हैं। तो यहाँ पर ये इतने महंगे क्यों हैं? सबसे पहला तो ये जो मिलते हैं मात्रा में, ये कम मात्रा में मिलते हैं तो महंगे हैं। और दूसरा कारण है कि इनका रिक्वायर बहुत ज़्यादा है, सब लोग इसको अपने पास रखना चाहते हैं, थोड़ा थोड़ा सबके पास में है, ठीक है। और उसके साथ साथ ये ऐसे और इसको पास में क्यों रखना चाहते हैं, क्योंकि ज्वेलरीज बनाते हैं। ज्वेलरीज क्यों बनाते हैं इसके, क्योंकि ये रिएक्शंस नहीं करते हैं, ठीक है। और रिएक्शन नहीं करते, इसका मतलब ये हुआ कि ये जब हम प्रकृति में इनको अगर देखते हैं या जहाँ भी हमको मिलते हैं तो ये मुक्त अवस्था में मिलते हैं, किसी के रिएक्शन के साथ नहीं मिलते हैं। बस हम नॉर्मल प्रोसेसिंग करते हैं और हमारा जो है सोना चांदी तैयार हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन ये मिलते कम है, बात समझ पा रहे हैं। तो यही हमने कहा ना कि अब ये जो क्वेश्चन है इसको सुनने के बाद आप प्रकृति में जो है लौटने लगेंगे, जमीन में खुदाई करने लगेंगे कि कहाँ हमको सोना मिल जाए, जल्दी से पिघला उगला करके कुछ बना ले तुरंत, ठीक है। तो वही बात है, ठीक है। तो ये आपको मुक्त मिलते हैं, क्यों हमने ये चीज समझाई, क्योंकि इससे कई क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि सोना और चांदी के ही क्यों जो है ज्वेलरीज बनाई जाती है। ये क्लास मतलब कि आपके हाई स्कूल के एग्जाम्स में आता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स में। तो यहाँ पर इस वजह से बनाई जाती है क्योंकि ये जो है रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन से या फिर तरह तरह चीजों से रिएक्टिव कम होते हैं, ठीक है, कम यहाँ पर रिएक्शन करते हैं, ठीक। तो इसमें सोना तो कहीं पढ़ा नहीं, कौन सा है, चांदी है, ठीक है। चांदी को कैसे याद करेंगे, ए जी चंदिया के अंगूठिया बनवाए देना हो, ठीक है। तो इससे आप याद कर सकते हैं, चलिए कोई बात नहीं है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, याद रहेगा नहीं सारी चीजें जो बताई। चलिए कुछ क्वेश्चन और हैं, इनकी भी बात कर लेते हैं। एक सेकंड, थोड़ा देखिए क्लास का टाइम क्या हो गया। चलिए काफी बड़ी क्लास हो चुकी है, 1.5 घंटे की क्लास चल रही है, 2 घंटा हो ही जाएगा लग रहा है। मैराथन चलेगी क्या आज। चलिए क्या है कि किसी सेल से धारा प्रवाह करते समय इलेक्ट्रॉन की गति, चलिए सर, किसी सेल से, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन का ऑप्शन इतना ज्यादा बड़ा बड़ा है कि अगर हम लिखेंगे तो उतने में तो क्वेश्चन समझा देंगे आपको, ठीक है। तो वही हम कर देते हैं, थोड़ा सा लिख करके किसी सेल, क्वेश्चन थोड़ा सा लिख देते हैं। सेल जानते हैं ना आप क्या होता है, सेल से धारा प्रवाह करते समय इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। कैसे गति करते हैं सर, एनोड से कैथोड। हम यहाँ पर एनोड को क्या लिख रहे हैं, देखिए जो एनोड होता है ना, आपको देखिए एक चीज मालूम होना चाहिए, एनोड और कैथोड में बहुत कंफ्यूजन होता है। एनोड आपका प्लस होता है, कैथोड आपका माइनस होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एनोड को ए लिख रहे हैं, एनोड से कैथोड यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, एनोड से कैथोड की ओर, यहाँ पर ये 2 एरो लगाए, मतलब इधर से इधर की ओर, एनोड से कैथोड की ओर बाह्य परिपथ से होकर, बाह्य परिपथ से, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पर, ये इस तरीके से लिखा जाता है, बाह्य परिपथ से होकर, ठीक है, बाह्य परिपथ से होकर। उसके बाद अगला क्या है, अगला है कैथोड से
एनोड बाह्य परिपथ से होकर, फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद फिर से यही है कैथोड से, एक सेकेंड, ठीक है, कैथोड से एनोड की तरफ, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, भीतर परिपथ से होकर, भीतर परिपथ से होकर, ठीक है। उसके बाद क्या है अगला, एनोड से कैथोड की ओर, एनोड से कैथोड की ओर भीतर परिपथ से होकर, ठीक है। ये आपके पास में ऑप्शन है। तो देखिए बैटरी किस तरीके से काम करती है। जो बैटरी होती है हमारी, थोड़ा सा एक बैटरी को हम बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये बैटरी हो गई, इधर आपका पॉजिटिव होता है, इधर निगेटिव होता है। तो जब कोई चीज इसमें आप करंट फ्लो कराते हैं, ठीक है, समझिएगा, यहाँ पर मान लीजिए कि आपने एक बल्ब लगा दिया, यह आपका एक बल्ब है लगाया हुआ है, यहाँ पर एक आपने स्विच लगा दिया, ठीक है। जब आप स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, बल्ब आपका जल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मान लीजिए कि हमने स्विच को ऑन कर दिया, तो इस पर टच हो गया तो ये ऑन हो गया, ठीक है। तो जैसे ही स्विच ऑन होता है, जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो करना स्टार्ट करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, समझिएगा, इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करते हैं हमेशा किधर से करते हैं, आपके एनोड से कैथोड की तरफ करते हैं। किधर करते हैं, एनोड से कैथोड की तरफ। एनोड आपका ये होगा पॉजिटिव वाला, हमने बताया ना, पॉजिटिव वाला एनोड होता है और निगेटिव वाला क्या होता है, कैथोड। तो एनोड से इधर की तरफ निकल करके जाने लगेंगे, ऐसे जाएंगे इधर की तरफ, ठीक है, और ये इधर की तरफ आएंगे ऐसे वापस। तो इधर की तरफ ये ऐसे रोटेट करने लगते हैं, कौन से, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन इस तरीके से जाता है, और करंट आपकी किधर से किधर आएगी, करंट आपकी किधर से किधर आती है, करंट उल्टा बहती है, ठीक है। करंट की दिशा और इलेक्ट्रॉन फ्लो की दिशा जो होती है अपोजिट होती है हमेशा, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि इलेक्ट्रॉन जो है पूरब से पश्चिम जा रहा है, तो आपकी जो करंट होगी वो किधर जाएगी, तो पश्चिम से पूरब की तरफ जाएगी, ठीक है। आपसे पूछ लिया कि जो है आपके इलेक्ट्रॉन जो है राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, तो आपकी जो करंट होगी वो किधर जाएगी, राइट से लेफ्ट जाएगी, क्लियर है। आपसे पूछा जाए कि जो आपके इलेक्ट्रॉन से ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो करंट किधर से होगी, नीचे से ऊपर आ रही होगी, समझ पा रहे हैं, तो उल्टा हमेशा रहेगा। तो इसको आप याद रख लीजिए। यहाँ पर क्या होगा, एनोड से कैथोड की तरफ। अब देखिए यहाँ पर एनोड से कैथोड तो ये भी है, लेकिन ये भीतर बाहर क्या है, भीतर बाहर क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो वो तार के ऊपरी भाग पे, परिपथ पे जो है मूवमेंट करते हैं। तो यहाँ पर ये क्या होता है, बाह्य परिपथ से होकर के, ठीक है, अंदर नहीं फ्लो करते हैं, ठीक है। ज्यादातर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बाहर की तरफ फ्लो करते हैं, तो वो बाह्य परिपथ पर होता है, ठीक। चलिए सर, अब और यहाँ पर ये जो बाह्य परिपथ आपका है, ये इसको हम लोग एक तरीके से और देख सकते हैं। जैसे सेल होता है ना, तो इसमें अगर आप देखेंगे ये जो बाह्य परिपथ है इसको और क्लेरिफाई कर देते हैं। जैसे ये आपका सेल है, ठीक है, तो इसमें दो परिपथ बन जाते हैं ना, ऐसा ऐसा समझ लीजिए। यहाँ पर जब आपने बल्ब लगाए ऐसे करके, ठीक है, तो ये आपका बाहर का परिपथ हुआ, और सेल के अंदर का परिपथ ये इधर होता है। तो जो बाह्य परिपथ होता है इसमें तो आप देखेंगे तो एनोड से कैथोड की तरफ मूवमेंट करता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इंटरनल परिपथ देखेंगे अंदर वाला, तो इधर से इधर की तरफ आता है, फिर ऐसे जाता है, ये चलता रहता है पूरा। तो इंटरनल में तो इधर से इधर की तरफ आता है, ठीक है। तो भीतर परिपथ नहीं होता है वो, थोड़ा सा भीतर परिपथ हमने जो बताया वो उसको हटा दीजिए, इसको समझिए, क्योंकि ये सही है आपका। तो भीतर परिपथ क्या होता है, क्योंकि देखिए सेल के अंदर भी एक परिपथ होगा ना, जिसमें रॉड होगी, और इधर की तरफ क्या होगा, ऐसे सेल होगा आपका, मान लीजिए, है ना, ऐसे सेल नहीं होगा जो आपका इधर निकला रहता है थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये प्लस होगा और इधर की तरफ माइनस होगा। तो इसमें तो इधर की तरफ से इधर घूम रहा है, लेकिन अंदर भीतर परिपथ में ये बाहर परिपथ हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपका बल्ब वगैरह लगा रहेगा, लेकिन भीतर परिपथ में क्या होता है, माइनस से प्लस की तरफ आता है, और इसमें क्या होता है, प्लस से माइनस की तरफ, यानी कि एनोड से कैथोड जाता है। लेकिन भीतर परिपथ में क्या होता है, कैथोड से एनोड जाता है, क्लियर रहेगा। चलिए भीतर और बाहर भी थोड़ा ध्यान रखिएगा इसको। तो क्या पूछा हुआ है और क्या आपको बताना है। तो अब आपसे पूछा जाए कि एक क्वेश्चन है
कि जो सेल होता है, ठीक है, सेल के बाहर परिपथ में जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है वो किधर की तरफ मूवमेंट करता है, आपका जो होता है एनोड से कैथोड की तरफ, यानी कि प्लस से माइनस की तरफ, ठीक है। लेकिन अगर आप अंदर भीतर परिपथ में देखेंगे, सेल के इंटरनल जो उसकी सर्किट है उसमें देखेंगे तो वो माइनस से प्लस की तरफ करता है, ठीक है, क्लियर है, यानी कि उल्टा करता है काम, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि कॉपर पाइराइट का रासायनिक सूत्र क्या है? ये क्वेश्चन भी बताया गया है क्या? चलिए कोई बात नहीं है, लिख देते हैं। कॉपर पाइराइट्स का सूत्र, ठीक है, तो इसका क्या होगा? CuFeS, ठीक है, जिसको जिसको मालूम है इसको बताया जल्दी से। उसके बाद है CuF2S2, उसके बाद क्या है CuFeS, और उसके बाद है CuFeS2, ठीक है। ये करके आपको जो है ऑप्शंस दिए गए हैं। तो जो कॉपर पाइराइट का सूत्र होता है वो क्या होता है भाई? कॉपर पाइराइट का सूत्र ये सिंपल होता है, तो इसको आप लगाएंगे सिंपल सा, ठीक है, ये तो मालूम होना चाहिए। तो कॉपर पाइराइट का सूत्र याद रख लीजिए, CuFeS2 होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल है। क्या न्यूमेरिकल सर? बहुत आसान न्यूमेरिकल है, सबको ये समझ में करने आना चाहिए। CO2 में प्रोटॉन की संख्या, चलिए जल्दी जल्दी बताइए, CO2 में प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? तो सब में प्रोटॉन की संख्या काउंट कर लीजिए। इसमें कितना होता है भाई? जितने नंबर पे होते हैं उतना प्रोटॉन की संख्या। तो C 6 नंबर पे होता है और ऑक्सीजन 8 और गुणित 2 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 बारी पे है ना। तो 6 + 8 दूनी 16। ऑप्शन क्या क्या दिया था देखिए, 18 दिया था, 20 दिया था, 22 दिया था, 28 दिया था, ठीक है। 16 6 जोड़ेंगे तो 6 दूनी 12 का 2 हासिल लगेगा, 2 2 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 22 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, और इसके बाद हम आपको एक होमवर्क देते हैं, ठीक है। होमवर्क देते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व कराते हैं, ठीक है। इसमें और भी क्वेश्चन हार्डनेस के सॉल्व कराने हैं, लेकिन ये आप एक क्वेश्चन ले लीजिए, अब इसको करते रहिएगा। बाकी जो अगली क्लास होगी, ठीक है, अगर इसकी होगी तब, ठीक है, तो करा देंगे, नहीं तो आप लोग इसको खुद से करिएगा। इसीलिए दे रहे हैं कि पता नहीं अब केमिस्ट्री क्लास हो कि ना हो, क्योंकि फिजिक्स की और मैथ की होगी एक आध, ठीक है। अब टेस्ट भी आपका लेना है। और देखिए एक चीज़ यहाँ पर हम बता दें, अभी याद आ गई, शुरू में बताना था। जो बच्चे फ़ोटो के लिए कह रहे हैं कि फ़ोटो सर कौन सा ले, किसी के पास फ़ोटो नहीं है, तो देखिए जो भी आपने फ़ोटो इस्तेमाल की है वहाँ पर, अगर आपके पास वो फ़ोटो है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो जिस शर्ट या टी शर्ट या जिसमें भी आपने उस फोटो को खिंचाया है वही फ़ोटो फिर से खिंचा लीजिए। और आप जो दफ्ती लेकर के खिंचा, दफ्ती आप हटा दीजिए, नॉर्मल जो है उसी शर्ट टी शर्ट को पहन करके फ़ोटो खिंचा लीजिए और उसका इस्तेमाल कीजिए, ठीक। चलिए क्वेश्चन लिखिए होमवर्क में, और सबको बताना है ये चीज़। सबके कमेंट्स छूट करके जाने चाहिए, चाहे बाद में सॉल्व करें, लेकिन आपको बताना है। बाद में क्या सॉल्व करना है, तुरंत इसको सॉल्व कीजिए समझ करके, और कमेंट्स में लिख करके आंसर तब जाइए, ठीक है। कठोर जल के नमूने में, ठीक है, MgSO4 हमने बताया ना कि यहाँ पर किसके कारण होते कठोरता? मैग्नीशियम सल्फेट यहाँ पर हो गया। MgSO4 इक्वल क्या हो गया आपका? 0.012 ग्राम पर लीटर, ठीक है। 1 लीटर में इतना ग्राम आपका ये जो मिक्स है, तथा Ca, यहाँ देखिए बाइकार्बोनेट आ गया इसका, कैल्शियम बाइकार्बोनेट कितना है आपका? 0.081 इतना ग्राम पर लीटर लवण है। जल की कठोरता होगी, ठीक है। जल की कठोरता क्या होगी यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। क्या क्या सर ऑप्शन है इसमें? जल की कठोरता क्या होगी आपको बताना है। 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री और 8 डिग्री, ठीक है।
आपको इसके फॉर्म में बताना है, ठीक है। कन्वर्ट कर लीजिएगा, अगर यूनिट दूसरी होगी, नहीं होगी तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो आप इस क्वेश्चन को करके बताइएगा सभी लोग आंसर में, चाहे आप कहीं से हेल्प भी ले सकते हैं, आप गूगल से ले सकते हैं हेल्प, और अब तो नए नए आपके चैट बोर्ड्स आ गए हैं, ठीक है। मेटा एआई से, व्हाट्सएप से, कहीं से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन किसी भी तरीके से इस्तेमाल कीजिए, लेकिन अपने पढ़ाई के लिए कीजिए, ठीक है, फालतू काम के लिए नहीं कीजिए। और इस क्वेश्चन का सभी लोग जवाब दीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट अगर क्लास होगी केमिस्ट्री की तो हम लोग इसको सॉल्व भी करेंगे, ठीक। तो इसको पढ़ते रहिए। और आज की क्लास में लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन का डिस्कशन किया, और इसी तरीके से हम लोग फिजिक्स और मैथ का भी एक एक क्लास का डिस्कशन करेंगे। और लगभग जो है समय जो है बीता जा रहा है, थोड़ा सा घबराहट तो हो रही होगी, हमको मालूम है, लेकिन घबराहट को आपको कंट्रोल में रखना है, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस और साथ में फार्मूला रिवीजन करते रहना। पूरा फिजिक्स के फार्मूले आपको, केमिस्ट्री के फार्मूले, ठीक है, जो इधर आपके मोल के फार्मूले हो गए, इधर जो आपको तरह तरह से निकालने के आते हैं, ठीक है। आपके जो अभी एक तो कराया हमने समतुल्य भार का, इन तरीके जितने भी फॉर्मूले आपके बन पाते हैं, ठीक है, सबको याद कीजिए और उनको समझते रहिए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। और ये वीडियोस अच्छी लगती है तो उनको अपने दोस्तों के पास भी भेजा कीजिए, और लाइक जरूर करके जाया कीजिए, ठीक है, कम से कम एक लाइक करके जाया कीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।